हमारी मीटिंग है वो बेस एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। तो आप ये जो देख सकते हैं, जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर करी, ये हमारा डेमो पोर्टल है। तो डेमो पोर्टल पे भी मोस्टली हम यहाँ से मॉड्यूल जो है डेमोस्ट्रेट करते हैं यूनिवर्सिटीज को। तो ये डेमो पोर्टल कॉमन है, ये आप भी यूज कर सकते हैं, मतलब फॉर डेमो पर्पस, कि आपको यहाँ पे डेमो एंट्री देखनी है, करनी है, या आपको इसमें कोई डमी एंट्रीज मीन्स कि आपको कोई वर्कफ्लो टेस्टिंग करनी है, तो आप टेस्टिंग पर्पस के लिए डेमो यूज कर सकते हैं अपने लाइव पोर्टल पे। जो हम आपको इंस्टेंस शेयर करेंगे आपके यूनिवर्सिटी का, उस पे मत करिएगा, क्योंकि डिलीशन अलाउड नहीं है कोई भी एंट्री की। आप अपडेट कर सकते हैं एंट्री को एक बार, आप अगर आपने ऐड कर दिया, पर आप डिलीट नहीं कर सकते। डिलीशन के लिए फिर आपको मेल करनी पड़ेगी, तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर चलेगा। इसलिए अगर आपको कोई वर्कफ्लो देखना है या आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना है, तो आप डेमो पोर्टल यूज करेगा। इसका यूआरएल और आपको यूजर नेम और पासवर्ड मैं आपको शेयर कर दूंगी मेल पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेस मॉड्यूल से। जो आपको ये साइड में, लेफ्ट साइड में जो दिख रहे होंगे पैकेजेस हैं, हमारे बेस के हैं। जो बेस, जो हमारा कोर मॉड्यूल्स होते हैं, वो हमारे सारे बेस के अंदर आते हैं। फिर एकेडमिक रिलेटेड हैं जो हमारे मॉड्यूल्स, लाइक हमारे स्टूडेंट्स, एडमिशन, इवेल्युएटिंग एंड ग्रेडिंग, कन्वेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ये सारे हमारे एकेडमिक के पार्ट है। तो हमने एक उसको एकेडमिक पैकेजेस में ऐड कर दिया। देन हमारा एम्प्लॉय मॉड्यूल है, जिसमें एम्प्लॉय रिलेटेड मॉड्यूल होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हो जाता है। देन एम्प्लॉय मॉड्यूल है, लीव मॉड्यूल है, पेरोल मॉड्यूल और करियर एडवांसमेंट है, जो कि प्रमोशन के लिए यूज होता है। देन हमारा फाइनेंस का पैकेज है, जिसमें फाइनेंस रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं एंड गवर्नेंस है, जो हमारे एडिशनल मॉड्यूल्स हैं। तो आज का जो हमारा सेशन वो बेस मॉड्यूल के रिगार्डिंग है। जो बेस है उसके अंदर आपको दो मॉड्यूल दिखेंगे, कोर और यूजर मैनेजमेंट। आज पहले हमें आपको जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है वो कोर मॉड्यूल से करनी है, देन एम्प्लॉय एंड देन यूजर। कोर मॉड्यूल के लिए आप विजिट कोर एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पार्ट जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये सारे एक्शन बटन्स हैं। इन्फॉर्मेशन है, देन मॉड्यूल्स है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रैंकिंग है, ईमेल टेम्पलेट्स है, सेटिंग एंड डाउनलोड है। तो हर यूनिवर्सिटी जब न्यू पोर्टल यूज करती है, तो पहले वो अपने जो पोर्टल है उसका प्रोफाइल को अपडेट करती है। तो एक मिनट। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन पेज है, वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके इंस्टीट्यूशन है, उसकी प्रोफाइल आप अपडेट करेंगे। तो आप इन्फॉर्मेशन पे जाके यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो ये तो डैशबोर्ड है, आपको डैशबोर्ड पे लोगो दिख जाएगा। अगर आप लोगो अटैच करते हैं, अपने यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे एड्रेस डिटेल आप अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल भी व्यू होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ऐड कर सकते हैं, विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी डिटेल्स आपको अपडेट करनी पड़ेगी। पहले आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके साइट से इसको इंस्टीट्यूशन पोर्टल को अपडेट करेगा, वो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। देन अपडेट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। यहाँ पे आपको जनरल डिटेल्स ऐड करनी है अपने इंस्टीट्यूशन की, एड्रेस डिटेल, सोशल मीडिया लिंकेजेस और रिकॉग्निशन लिंकेजेस। तो पहले आप यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का नेम। देन नेम इन हिंदी, अगर हिंदी में आप इसको, मतलब नेम अपने इंस्टीट्यूशन के नेम हिंदी में लिख सकते हैं। देन एनी अदर लैंग्वेजेस, तो अगर आप कोई अदर लैंग्वेजेस हैं आपके इंस्टीट्यूशन में जो यूज होती है, आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन नेम उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट कोड आ जाता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई शॉर्ट कोड होगा, आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस दिए ड्रॉप डाउन, क्योंकि इस पोर्टल को, मतलब इस पोर्टल्स को इंस्टीट्यूट्स भी यूज करते हैं, यूनिवर्सिटीज भी यूज करती है और कॉलेजेस भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिया है। अगर यूनिवर्सिटी है तो अपना हेड वाइस चांसलर सेलेक्ट करेंगे। आईआईटी, आईएम्स अपने वो अगर आईआईटी है तो डायरेक्टर सेलेक्ट करेगी। देन सेक्रेटरी भी हमने ऑप्शन दिया, और कॉलेजेस अपना प्रिंसिपल सेलेक्ट कर सकती हैं। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड करेंगे, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन लोगो। सो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन लोगो अटैच कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। अपने फाइल्स में आप उस लोगो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और देन यहाँ पे अटैच हो जाती है लोगो। देन सेम आप एक्शन लेजिस्लेचर एक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट जो है वो जेपीजी होना चाहिए, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज लिमिट भी हमने ऐड कर रखी है कि 512 केबी होनी चाहिए फाइल की साइज। देन आपके विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। देन स्पेशलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो किस स्पेशलाइजेशन के अंडर है, लाइक टेक्निकल है या एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट है, कल्चरल स्टडीज है, एजुकेशन है, होटल मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, योगा, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल स्किल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, या हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड होता है। अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो आपका स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एक न्यू फील्ड ओपन हो जाती है, अदर स्पेशलाइजेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप खुद से ऐड कर सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन जो भी आपको ऐड करनी है।
देन यहाँ पे अभी मैं टेक्निकल सेलेक्ट कर देती हूँ। देन प्राइमरी फंड बॉडी आ जाता है कि आपका सेंटर है, स्टेट है, सेंटर स्टेट है, प्राइवेट है, पीपीपी है, कॉम्बिनेशन और अदर है। फिर अगर आप सेम केस, अगर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपने एंड से प्राइमरी फंड बॉडी ऐड कर पाए। देन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट है, लेजिस्लेचर एक्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सेम अगर आपके पास कोई मतलब जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देती हूँ। देन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट ईयर, आपके कब आपके इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश हुआ था वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। और फिर आप यहाँ पे यूआरएल ऐड कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का, शॉर्ट जो ऑफिशियल यूआरएल आपका है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस डिटेल। एड्रेस में आपका कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, पिन कोड और ऑर्गेनाइजेशन जियो कोऑर्डिनेट्स आता है, जिसमें आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे, क्योंकि आप जैसी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं सेव एंड नेक्स्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं वो सेव हो जाए। अगर आप बैक भी जाते हैं प्रीवियस पेज पे तो भी इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। अगर आप डायरेक्टली क्लिक कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पे तो आपकी डिटेल्स जो है वो सेव नहीं होंगे। देन आपके सोशल मीडिया लिंकेजेस आ जाते हैं। अगर आपके यहाँ ट्विटर लिंक है, फेसबुक लिंक है, आपके इंस्टीट्यूशन का लिंक्डइन लिंक है या यूट्यूब लिंक है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉन मैंडेटरी है। देन सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाते हैं रिकॉग्निशन लिंकेजेस। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज होती है, जैसे एआईसीटी से होती है, एआईएसएचई से होती है, नैक से है, एनआईडी से है, एनआरएफ से है, यूजीसी से है। तो आप वो रिकॉग्निशन लिंकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोड मेंशन करना है, लाइक ए मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो मैं जैसी अपडेट पे क्लिक करूंगी, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है, ऐसे आपको एक नोटिफिकेशन आता है चेंजेस सेव सक्सेसफुली। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन का नेम दिखने लग जाएगा, यहाँ पे एड्रेस दिखने लग जाएंगे, और जो आपने बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड किया है वो सारी आपको डैशबोर्ड पे विजिबल हो जाएगी। देन अगर आप विजिट यहाँ पे देख सकते हैं ये डैशबोर्ड पे कि ये हमने एक टाइप्स ऐड किए हैं। जैसे यूनिवर्सिटी एक टाइप है, उसमें यूनिवर्सिटी फैकल्टी है वो भी एक टाइप है, यूनिवर्सिटी फैकल्टी के अंडर डिपार्टमेंट्स है वो भी एक टाइप है, कॉलेजेस हैं, सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, ब्रांच है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है। तो ये हमारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टाइप होते हैं, जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टाइप सेक्शन के अंदर ऐड करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने ये सारे टाइप्स आपको ऑलरेडी ऐड करके दिए होंगे आपके इंस्टीट्यूशन पोर्टल पे, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी को कुछ बाय डिफॉल्ट एंट्रीज ऑलरेडी देते हैं उनके, फॉर एग्जांपल मतलब एग्जांपल के लिए भी देते हैं। और अगर वो इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग लाइक वो टाइप्स अगर आपके इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है, आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, तो आप उस टाइप को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से भी ऐड कर पाएंगे। तो एक देन हमारा ऑर्गेनाइजेशन टाइप आ जाएगा। अगर आप मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे डेमो पोर्टल पे मेन पेज पे ले आएगा, आपको होम पेज पे। तो आप मॉड्यूल्स पे तो क्लिक करके कोई फायदा नहीं है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो यहाँ पे आपको सारे टाइप दिख जाएंगे। लाइक हमने ये डेमो पोर्टल है तो हमने डेमो एंट्रीज काफी सारी की हुई है। तो आपके इंस्टीट्यूशन पोर्टल पे कुछ 6 या 7 एंट्रीज ऑलरेडी एडिट होंगी जो कि बाय डिफॉल्ट होंगी। हमें ऑर्गेनाइजेशन टाइप में अपने यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, कि आपके पास यूनिवर्सिटी में मेन तो यूनिवर्सिटी होती है, वो एक टाइप होता है। उसके अलावा आपके पास डिपार्टमेंट्स है, आपके पास गेस्ट हाउसेस है, आपके पास हॉस्पिटल है, या आपके पास हॉस्पिटल सेंटर्स हैं या ऑफिसेज हैं। तो वो आपका एक टाइप होता है। हमें सिर्फ टाइप यहाँ पे दिखाना होता है कि हमारे पास ये एग्जिस्टिंग टाइप्स हैं, या जैसे आप बोल सकते हैं कि आपके बिल्डिंग्स बने हुए हैं डिफरेंट, तो वो बिल्डिंग्स को आपको यहाँ पे उसको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट पहले मैं आपको बता दूं कि ऐड कैसे करना है। ऐड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टाइटल, पेरेंट, कैटेगरी, ओयू टाइप और स्टेटस ऐड करना है। तो टाइटल में आप यहाँ पे जो टाइटल आप क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, तो डिपार्टमेंट भी एक टाइटल है, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड कर देंगे। मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट लिखेंगे, बिकॉज ये डेमो पोर्टल है तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल रही हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी सारे टाइप ऐड करे हैं ऐसा डिपार्टमेंट। देन यहाँ पे पेरेंट आ जाता है। जो पेरेंट है वो आप ये सेलेक्ट करेंगे कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, मतलब कौन किसको मैनेज कर रहा है। तो जैसे डिपार्टमेंट, अगर आपके पास फैकल्टी है लाइक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, तो वो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो फैकल्टी को रिपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हम डीन को असाइन करते हैं। एचओडी जो है वो डीन को रिपोर्ट करता है, और जो डीन है वो यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करता है, या जो रजिस्ट्रार है, वीसी सर जो भी है उनको रिपोर्ट करता है।
तो यहाँ पे हम जो डिफाइन करते हैं पेरेंट कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटी फैकल्टी को रिपोर्ट कर रहा है। कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे एकेडमिक रिलेटेड काम हो रहा है मतलब या एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा है। तो डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट से होता है, तो हम यहाँ पे एकेडमिक सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपके ऑफिसेज हो गए हैं या आपके लाइक सेल्स हो गए, सेक्शंस हो गए, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड होते हैं, तो हम यहाँ पे कैटेगरी में एडमिनिस्ट्रेटिव सेलेक्ट करते हैं। देन ओयू टाइप आ जाता है। आपका शायद यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पे ओयू टाइप में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। नॉट नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आपका कोई कॉलेजेस, अगर आपके कोई कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं या आपके कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट भी हैं, तो उस केस में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, कॉलेज, डिपार्टमेंट, या आपका कॉलेजेस है तो यहाँ पे आप कॉलेज ऐड सेलेक्ट कर लेंगे। या आपके पास मल्टीपल कैंपस है जो कि अलग अलग एरिया में है, तो आप कैंपस भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अंजलि कैंपस जी, टाइप क्रिएट कर रहे हैं। अंजलि जी, जैसे हम लोगों के 2 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है तो कॉलेज का ही आएगा यहाँ पर। हाँ, आप जो है पहले टाइटल हाँ, बनाएंगे, ये जो टाइटल है ना हाँ, डिपार्टमेंट डाला, यहाँ पे पहले आप कॉलेज ऐड करेंगे अपना। कॉलेज कर देंगे, कॉलेज यस। को आपका जो पेरेंट रहेगा वो यूनिवर्सिटी रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रहेगा, कॉलेज जो है ठीक है। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं। तब आप यहाँ पे अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे ओयू टाइप। बट अगर आप यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, जो अभी आपका एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही सेलेक्ट करना है हमेशा, क्योंकि आपको बाद में इशू आएंगे, क्योंकि हम डिपार्टमेंट जो है उसके कोई भी लाइक ऐशे कोड्स ये सब कुछ नहीं होता, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी या कॉलेज के केस में होता है। तो वो हमें फिल करना पड़ता है, और वो तब फिल करते हैं जब हम यहाँ पे ओयू टाइप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे हमेशा। देन आपके स्टेटसेस आ जाते हैं, 3 स्टेटसेस हैं, ड्राफ्ट, पेंडिंग और पब्लिश। तो जो भी आप टाइप ऐड कर रहे हो उसका स्टेटस हमेशा पब्लिश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं उसको, तो वो आगे आप जब अपने ओयूज ऐड करेंगे, अपने डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, मतलब डिपार्टमेंट डिफाइन करेंगे, तो उस टाइम पे ये टाइप दिखेगा नहीं आपको। तो हमेशा स्टेटस पब्लिश होना चाहिए। ये जो 2 स्टेटस है कि तब होने चाहिए कि आपने अपना एक टाइप ऐड कर दिया है, बट इन फ्यूचर आप उस टाइप को यूज नहीं कर रहे, या आपने गलती से कोई टाइप ऐड कर दिया, तो उसको अगर आपको इनएक्टिव करना है तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट में डाल सकते हैं। इनएक्टिव का भी ऑप्शन नहीं है, आप ड्राफ्ट या पेंडिंग में डाल सकते हैं। ड्राफ्ट और पेंडिंग वाले स्टेटस वाले जो टाइप्स है वो कहीं नहीं दिखते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे एडिट दिखेंगे, बट वो कहीं अदर मॉड्यूल्स में या कहीं पे भी नहीं दिखेंगे आपको, और कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे जो पब्लिश होंगे सिर्फ वही दिखते हैं, इसलिए हमें स्टेटस पब्लिश रखना पड़ता है और यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करते हैं ना, आपको एक मैसेज आता है, पॉपअप होता है कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अगर आपको उसको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना आप डैशबोर्ड पे जब क्लिक करेंगे आपको व्यू बटन और अपडेट बटन दोनों विजिबल होंगे। एक व्यू जो है आई करके आइकन टाइप का होगा वो आपका व्यू बटन होगा, एक पेंसिल आइकन करके होगा वो आपका अपडेट बटन होगा। तो अगर आपको जैसे कोई अपडेट करना है तो आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी चेंजेस करने आप चेंजेस करके उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ टाइप ऐड होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ये गलती करती हैं कि वो यहाँ पे टाइप की जगह यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स ऐड कर देती है, अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप अपने डिफाइन करने के, आपके पास ये यूनिवर्सिटी में ये चीजें हैं, आपके पास डिपार्टमेंट है, आपके पास ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज हो सकता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो या रजिस्ट्रार का ऑफिस हो, या कुछ भी ऑफिसेज हो सकते हैं। देन आपके पास सेक्शंस हैं, देन ऑफिसेज। मैम इसमें अपने जैसे प्लेग्राउंड वगैरह है वो भी ऐड करने के स्पोर्ट्स रिलेटेड, प्लेग्राउंड्स वगैरह इंडोर। नहीं नहीं, वो सर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ऐड करना है जहाँ पे आपने कुछ लोगों को असाइन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑफिस है, वहां पे कोई ना कोई पर्सन होगा, जैसे रजिस्ट्रार सर है उनका एक ऑफिस है, वहां पे एक पर्सन बैठे हैं। आपके ये जो ग्राउंड वगैरह यहाँ पे तो कोई पर्सन असाइन नहीं होता है, यहाँ पे कोई वो देख तो नहीं रहा, डीन वो के तो अंडर में ही पर्सनल आएगा मैडम, डीन के अंडर में ही आ जाएगा कॉलेज में। कॉलेज में। हाँ तो सर वो हाँ, तो कॉलेज का पार्ट हो गया कॉलेज ना, का ही पार्ट हो गया ना। वो तो पूरा कॉलेज का है। हमें सिर्फ यहाँ पे दिखाना है कि जैसे हमारे पास हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, तो वहाँ पे 2 आपने कोई पर्सन असाइन किए होंगे जो गर्ल्स हॉस्टल मैनेज कर रहा होगा और एक बॉयज हॉस्टल मैनेज कर रहा होगा। तो उस पर्सन का जो आप ऐड करते हैं ना सिस्टम पे, तो उसका ओयू भी बताना पड़ता है कि वो पर्सन का ओयू क्या है। तो वो ओयू हम यहाँ से बताते हैं कि वो पर्सन जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में देता है, जो दूसरा पर्सन है वो बॉयज हॉस्टल में है, जो तीसरा पर्सन वो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स में। ऐसे हमें डिफाइन करना है अपना स्ट्रक्चर। तो इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो टाइप्स है सिर्फ वो ऐड करने, प्लेग्राउंड्स वगैरह वो ऐड नहीं करने यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सिर्फ टाइप बनाएगा मतलब यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ना गलती से डिपार्ट अपने सारे कॉलेजेस के नेम वगैरह सब ऐसे ऐड कर देते, सिर्फ टाइप आपको बताना है यहाँ पे। देन आप जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तब यहाँ पे आप अपने जो आपने टाइप्स ऐड किए हैं उसको डिटेल में
अपडेट करेंगे, डिटेल में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बल्क अपडेट का ऑप्शन है आपके पास। ये एक एडिशनल फीचर है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बल्क अपडेट। इंपोर्ट मतलब कि आप बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। एक्सपोर्ट मतलब जो आपने ओयूज ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं उसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कभी कोई रिपोर्ट पर्पस के लिए, किसी पर्पस के लिए, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि आपने पोर्टल पे कितने ओयूज ऐड किए हुए हैं। बल्क अपडेट आ जाता है कि आपको आपने गलती से 4-5 एंट्री में या 10 एंट्री में गलती कर दी है जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बल्क अपडेट यूज कर सकते हो। उसमें आप वन टाइम में सारे अपडेट करके दोबारा शीट को अपलोड करेंगे। देन अगर आपको सिर्फ सिंगल ओयू ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर में एक ओयू नया ऐड हुआ आपके यूनिवर्सिटी में, तो आपको उस ओयू को ऐड करना है, तो आप ऐड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। देन एक वेरीफाई ओयू ऐशे है जो कि आपके ऐशे कोड्स हैं उसको वेरीफाई करता है, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब आपको सिंगल ओयू कैसे ऐड करना है वो मैं बता देती हूँ। ऐड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले सिस्टम पूछेगा प्लीज सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन ऑप्शन टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे पूछेगा एफिलेटेड यस और नो। तो जो एफिलेटेड होता है हम कॉलेजेस के केस में ही यस रखते हैं, अदरवाइज हम नो रखेंगे। जैसे आप डिपार्टमेंट ऐड कर रहे हैं या अपने फैकल्टी ऐड कर रहे हैं या ऑफिसेज ऐड कर रहे हैं। देन यहाँ पे टाइप ऐड कर लेंगे। तो टाइप जो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टाइप पे क्रिएट करेंगे ना वो आपको ड्रॉप डाउन में अवेलेबल होंगे। जैसे आपने एक डिपार्टमेंट बना रखा है तो वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट ऐड किए, ये मैंने अभी डिपार्टमेंट ऐड किया था, डिपार्टमेंट 12307, ये एक मैंने डिपार्टमेंट ऐड किया था एज अ टाइप। तो ये ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है। अगर मैं इसका स्टेटस पेंडिंग या ड्राफ्ट रखती तो ये यहाँ पे दिखता ही नहीं, क्योंकि मैंने इसका ड्राफ्ट रख रखा था। बट मैंने इसका पब्लिश रखा था इसलिए वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट या जो भी टाइप है आप ऐड कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपने उसका स्टेटस क्या रखा है, पब्लिश है कि नहीं है। अगर वो पब्लिश होगा तो ही यहाँ पे विजिबल होगा, अगर नहीं कर रहा है पब्लिश तो वो नहीं विजिबल होगा। अब यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट जैसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो है डिटेल्स डिपार्टमेंट के ऐड करनी है। अब वन बाय आप डिटेल्स ऐड करेंगे डिपार्टमेंट की। जैसे आपके यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस डाल देंगे। आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस भी इसमें पोर्टल पे काफी बार ऐड, 1 2 3 डाल देती हूँ। ये मेरा एक डिपार्टमेंट ऐड हो गया। ऐसे ही आप वन बाय वन टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप नेम इन हिंदी डालेंगे। इस डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को आप हिंदी में कन्वर्ट करके भी डाल सकते हैं, अदर लैंग्वेजेस है तो उसको भी डाल सकते हैं। पेरेंट यूनिट है। अब मैंने जो था डिपार्टमेंट का जो पेरेंट रखा था वो फैकल्टी रखा था, क्योंकि मेरे जो फैकल्टी है डीन जो है वो फैकल्टी में बैठते हैं और जो फैकल्टी है वो यूनिवर्सिटी में। अगर आपके यहाँ फैकल्टी नहीं होता तो आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो सिर्फ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट होता, मतलब अवेलेबल होता। बट मैंने फैकल्टी सिलेक्ट किया तो मेरे यहाँ फैकल्टी पहले आर्ट्स है, साइंस है, देन फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी है। तो मेरा जो ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है ये फैकल्टी ऑफ साइंस को रिपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रक्चर, मतलब जो मेरे यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है। अगर आपके यहाँ लाइक फैकल्टी नहीं है, अगर फैकल्टी नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जो है जब डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे तो उसका पेरेंट यूनिवर्सिटी रखेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी रखते हैं तो आपको जो यहाँ पे पेरेंट यूनिट है यहाँ पे सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी का नेम आएगा और कोई फैकल्टी वगैरह कुछ नहीं आएगा। दूसरा ये कि आपको डिपार्टमेंट ऐड करने से पहले पहले अपने फैकल्टी ऐड करने हैं, क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन में पेरेंट यूनिट आ रहा है ना, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, पहले मैंने इस फैकल्टी को एज अ ओयू ऐड किया था। जैसे मैं डिपार्टमेंट ऐड कर रही हूँ सेम वैसे मैंने पहले फैकल्टी को ऐड किया था एज अ ओयू। फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, सॉरी डिपार्टमेंट मैं अपने ऐड कर रही हूँ। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे नो, यहाँ पे पहले मैं फैकल्टी ऐड कर लेती हूँ, यूनिवर्सिटी फैकल्टी। यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे तो मैं यहाँ पे पहले अपने फैकल्टी ऐड करूंगी कि मेरे पास एक ये फैकल्टी है। ये मैंने फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर डाल रहा है 1 2 3, यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाल दिया है। आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आएगा क्योंकि फैकल्टी जो है यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी बन रहे हैं वो नागालैंड ऐसे बन रखा है क्योंकि वो डैम में हम एंट्रीज की हुई है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम में भी आपके यूनिवर्सिटी का नेम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे फैकल्टी में जैसे ऐड करूँ तो इसका शॉर्ट कोड आप मेंशन कर देंगे अगर है तो, नहीं तो आप ऐसे शॉर्ट कोड बना सकते हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर का। बस ये मैंने एक शॉर्ट कोड बना दिया इसके लिए, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर के लिए। सेम आप बाकी चीजों के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ पे एफिलेटेड पूछ रहा है तो एफिलेटेड नो ही रहेगा। ऑटोनॉमस यस है आपका तो ऑटोनॉमस यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
7x करेंगे, यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ हेड नन ही रहेगा क्योंकि आपने जो OU टाइप था वो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया था। अगर आपके पास कैंपसेस है मल्टीपल, लाइक आप जो डिपार्टमेंट ऐड कर रहे हैं, फैकल्टी ऐड कर रहे हैं, वो किसी और कैंपस का है, कैंपस लाइक नॉर्थ का है, साउथ का है, तो वो यहाँ पे आप कैंपसेस पहले ऐड करेंगे, तो वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखेंगे कैंपस। कैंपसेस नहीं है तो इसको आप लीव कर सकते हैं और 7x पे क्लिक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आप एड्रेस डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास कंट्री आ जाती है, तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं या आउटसाइड कोई कैंपस है कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप स्टेट डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, सिटी डाल दीजिएगा, स्ट्रीट पिन कोड डाल दीजिएगा और जियो कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिएगा। 7x पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल डालनी है। एड्रेस डिटेल सॉरी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो नॉन मैंडेटरी है, अगर आपको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। देन 7x पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस, विजिबिलिटी, OU कैटेगरी, OU टैग, यहाँ पे फिर वही है कि स्टेटस आपका जो है पब्लिश रहना चाहिए। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी भी आपकी दो है, नो और यस। अगर आप इसको पब्लिश कर देते हैं और विजिबिलिटी को नो रख देंगे तो जो आप फैकल्टी ऐड कर रहे हैं ना, ये विजिबल नहीं होगा आपको अदर मॉड्यूल्स में, इसके लिए विजिबिलिटी यस होनी चाहिए। देन आपका OU कैटेगरी एज ए प्लान और नॉन प्लान, तो इसमें ये है कि जैसे आपके पास दो बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल आपके दो बिल्डिंग है, आपने दो बिल्डिंग बना रखी है, एक बिल्डिंग है जिसमें सब कुछ काम चल रहा है, एक बिल्डिंग है जो सिर्फ ऐसे ही पड़ी हुई है आपके यूनिवर्सिटी में। तो एक बिल्डिंग में आपके सारे लाइक सब कुछ प्लानिंग से आपने उसको क्रिएट किया है, उसमें सारे वर्क हो रहे हैं, प्लान चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है जैसे स्टार्टिंग से चल रहा है, तो आप उसको प्लान में रखेंगे सारे फैकल्टी को। और जो है जैसे आपने एक फैकल्टी ऐड करी है बट वो अभी यूज में नहीं है, या हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए है, 1-2 साल के लिए ओपन है और उसके बाद वो बंद हो जाएगी, उस फैकल्टी को भी आप नॉन प्लान में ही ऐड करेंगे। प्लान में है जो हमेशा आपके रहेंगे, बिल्डिंग्स ऐड रहेंगे, और नॉन प्लान में जो टेम्परेरी पर्पस के लिए या फिर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो नॉन प्लान में जाते हैं। देन आपके पास OU टैग है, HED, यूनिवर्सिटी, कैंपस, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट एड कॉलेज। आपका शायद यूनिवर्सिटी है तो आप इसको टैग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके 7x पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप 7x पे क्लिक करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑल स्टेप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जो है मेरे फैकल्टी ऐड हो चुकी है, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर 1 2 3। नाउ अब मैं अपने जो डिपार्टमेंट है उसको ऐड करूंगी, क्योंकि अब मैंने फैकल्टी ऐड कर ली है एज अ OU। नाउ आई विल ऐड माय डिपार्टमेंट, तो मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट का नेम डालूंगी, ऑफ कंप्यूटर। ये भी मैंने एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एक एग्जांपल लिया है 1 2 3। अब मैं यहाँ पे पेरेंट में चेक करूंगी, तो देखिए मेरा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर 1 2 3 आ रहा है। ये अगर मैंने ऐड नहीं किया होता तो ये ड्रॉप डाउन में नहीं आता। अगर मुझे आपको कोई फैकल्टी चाहिए ड्रॉप डाउन में उस डिपार्टमेंट का रिपोर्टिंग दिखाने के लिए, तो आपको पहले उस फैकल्टी को एज अ OU ऐड करना पड़ेगा, तब वो जो फैकल्टी है वो ड्रॉप डाउन में आपका विजिबल होगी एज अ पेरेंट। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पेरेंट बन गया ये। देन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम में आप अपने इंस्टीट्यूशन का नेम ही आता है, यहाँ पे कोड यहाँ पे डाल देंगे डिपार्टमेंट के लिए, जैसे डिपार्टमेंट के लिए DC 1 2 ऐसे मैंने कोड बना दिए। एफिलेटेड को नो रखेंगे, ऑटोनोमस को तो आप इसको नो करके 7x कर लीजिएगा। देन ऐसी ड्यूरेशन है, यहाँ पे नन ही रहेगा। 7x पे एड्रेस पे क्लिक करिए। देन एड्रेस डिटेल में यहाँ पे आपको कंट्री ऐड करनी पड़ेगी, देन स्टेट, देन सिटी, स्ट्रीट, पिन कोड। देन आप 7x पे क्लिक करेंगे, सेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे, देन अदर डिटेल्स पे जाके यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। विजिबिलिटी यस रहेगा आपका, ये प्लान रहेगा, ये आपका यूनिवर्सिटी रहेगा, और 7x पे क्लिक। तो अब जो है मेरा डिपार्टमेंट भी एक OU ऐड हो चुका है। डिपार्टमेंट, उसके पेरेंट यूनिट, उसका नेम, जो भी डिटेल्स आपको देखनी है वो आप देख सकते हैं। जब आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे आपका व्यू बटन भी है और अपडेट बटन भी। अगर आपको उसको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, और अगर आपको डिटेल्स व्यू करनी है तो आप व्यू बटन पे क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। अब आ जाता है बल्क में कैसे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट ऑप्शन है, पहले आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे स्टेप्स हमने पूरा मेंशन किया हुआ है कि स्टेप 1 पे आपको क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, 3 पे क्या करना है, 4 पे क्या करना है। तो हर जगह जहाँ पे हमने बल्क ऑप्शन दिया है आपको, तो यहाँ पे आपके पास शीट अवेलेबल होती है। पहले आपको ना शीट डाउनलोड करनी है, ये डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट है, इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पहले शीट डाउनलोड करेंगे जो हमने बल्क के लिए प्रोवाइड की है। तो अभी ये जो डाउनलोड हो रही है,
तो ये जो शीट है ये डाउनलोड हो चुकी है, आप इस शीट को ओपन करिएगा। तो ये जो शीट है जो हमने प्रोवाइड की है बल्क के लिए, ये है। आप यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे, इंस्टीट्यूशन टाइप में वही है जो ओयू टाइप आप ऐड करेंगे सिस्टम पे। देन पहले आपको अपना है यूनिवर्सिटी ऐड नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट जब हम आपको पोर्टल प्रोवाइड करेंगे, जब आप ओयू पे जाएंगे एक बाय डिफॉल्ट एंट्री रहती है जिसपे यूनिवर्सिटी कैंपस होता है जिसका पेरेंट सेल्फ होता है। आपको उस एंट्री को अपडेट करना है, उसमें आपको टाइप डालना है यूनिवर्सिटी। देन उसका जो नेम होगा वो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डालेंगे जो आपके इंस्टीट्यूशन का नेम है। देन वहाँ पे पेरेंट वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस, उस पूरी एंट्री को आपको अपडेट करना है। जब आप अपडेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जहां जहां पे आपका यूनिवर्सिटी यहाँ लिखा हो रहा होगा ना, वहां पे आपका यूनिवर्सिटी का नेम आएगा, यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नेम आएगा। तो आपको उस एंट्री को अपडेट करना है क्योंकि वो मतलब इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका इंस्टीट्यूशन नेम भी आएगा ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन टाइप है, यहाँ पे आपने एचडी यूनिवर्सिटी जो भी आप टाइप ऐड करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। पहले आप ऐड करेंगे अपने फैकल्टी, आपकी फैकल्टी है तो आप फैकल्टी ऐड करेंगे यूनिवर्सिटी फैकल्टी। यहाँ पे ये फैकल्टी का नेम डाल देंगे, नेम इन हिंदी, नेम इन अदर लैंग्वेजेस। देन पेरेंट इंस्टीट्यूशन में आपका आ जाता है यूनिवर्सिटी, जो आपका यूनिवर्सिटी का नेम होगा। इंस्टीट्यूशन में भी आपका यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। देन आपका इंस्टीट्यूशन कोड, मीन्स जो आप फैकल्टी ऐड कर रहे हो उसका शॉर्ट कोड यहाँ पे ऐड करना है। एफिलेटेड यस और नो, इसको नो कर दीजिएगा। ऑटोनॉमस यस और नो, इसको भी नो कर दीजिएगा। देन कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सारे नॉन मैंडेटरी है, ये सारे ही नॉन मैंडेटरी है। ये उस केस में है जब आप यस सेलेक्ट करते हैं, रिलेटेड को यस सेलेक्ट करते हैं, उस केस में आपको कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशन, सब टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइजेशन, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कैटेगरी, ये सब आपको ऐड करनी पड़ेगी डिटेल्स। फाउंडेशन ईयर, एफिलिएशन टाइप, एफिलिएशन वैलिड फ्रॉम डेट, एफिलिएशन वैलिड टिल डेट, रिन्यूएबल पेंडिंग डेट, एशे कोड, नैक एसिडरेशन, नैक ग्रेड, देन करंट एसिडरेशन, करंट नैक एसिडरेशन, देन करंट डेट ऑफ एसिडरेशन, ये सारी मैंडेटरी हो जाती है। बट अगर आप उसको नो करेंगे तो नहीं होगा। जी सर। मैं जगह से अपने पास एक फैकल्टी मतलब एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में अपने पास 100 फैकल्टी है जी और 100 नहीं की नहीं, बारी बारी फैकल्टी से करनी सर, पड़ेगी। फैकल्टी हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को नहीं बोल रहे हैं, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। एक मिनट, फैकल्टी, हाँ अंजलि एक मिनट सुनो, देखो हमारी यूनिवर्सिटी वेटनरी यूनिवर्सिटी, फिर फैकल्टी दो है, वेटनरी एंड एनिमल साइंस एंड डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, तो आपका मतलब उसी से है ना? हाँ 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 फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ, जैसे आप लोग फैकल्टी को क्रिएट हाँ, करते तो वो मैं हमारे यहाँ दो है। एग्जांपल क्यों दे रही थी कि हाँ फैकल्टीज होती हैं जिसमें डीन हम असाइन करते हैं, हाँ, डीन तो बैठते फैकल्टी हैं जो। हमारे चेयरमैन फैकल्टी होते हैं, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस अलग है और फैकल्टी ऑफ हम्म, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी अलग है। हाँ, फिर तो फैकल्टी के उन अंदर कॉलेजेस फैकल्टीज के आएंगे, अंदर आपके पास डिपार्टमेंट्स होंगे, कॉलेज दोनों कॉलेज फैकल्टी के अंदर कॉलेज कॉलेजेस, आएंगे। आपके कॉलेजेस हैं। हाँ, फैकल्टी के अंदर कॉलेजेस है मैडम, जैसे अगर वेटनरी एनिमल साइंस फैकल्टी है उसमें एक कॉलेज है वेटनरी कॉलेज जयपुर, और फिर कॉलेज में डिपार्टमेंट्स है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी फिजियोलॉजी। तो फिर आप ऐसे ही पेरेंट बनाएंगे कि आपको जो फैकल्टी ऐड करनी है ना, जो आपको जी कॉलेज मैडम। ऐड करेंगे ना जब, तो उसका जो पेरेंट रखेंगे वो फैकल्टी रखेंगे। फिर आपका फिर यूनिवर्सिटी, पर आपकी यूनिवर्सिटी किस में फिर, जो आपके वेटनरी फैकल्टीज जो यूनिवर्सिटी है मैम, मैडम, वो तो वेटनरी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की वेटनरी यूनिवर्सिटी जयपुर, अच्छा, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज जोबनेर जयपुर। और उसके बाद हमारा फैकल्टी बनेगा, यानी कि दो फैकल्टीज हैं, फिर कॉलेजेस हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 9 कॉलेज प्राइवेट हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, फिर डिपार्टमेंट है ओके, हर कॉलेज के अंदर 15-15। हाँ, तो वो तो कॉलेज डिपार्टमेंट में आ जाता है, वो तो फिर आप जी जी पहले कॉलेज एक टाइप बनाएंगे, उसके अंदर आप डिपार्टमेंट ऐड करेंगे अपने। जी बिल्कुल। ठीक है मैम, तो फिर आप अपने जो फैकल्टी है, फैकल्टी वैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए नहीं बोल रही थी, एक फैकल्टी हाँ जैसे हमारा डिपार्टमेंट होता है वैसे उस टाइप का एक बिल्डिंग होता है फैकल्टी के लिए, तो वो वाला मैं आपको बता रही थी कि फैकल्टी होता है और उसके अंदर जो है डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। बट आपके यहाँ फैकल्टीज हैं लेकिन उसके अंडर कॉलेजेस आ रहे हैं आपके, जी जी मैम। तो फिर आप उस अकॉर्डिंग फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना, जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट की जगह आप अपना कॉलेज रखिए। जी जी बिल्कुल वैसे ही बनेगा मैडम।
तो फिर जो कॉलेज है उसके अंदर डिपार्टमेंट है, जो आपके डिपार्टमेंट रहेंगे, कॉलेज डिपार्टमेंट वो कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे, कॉलेज जी, आपका जी। इसको रिपोर्ट करेगा फैकल्टी को, अंदर फैकल्टी शायद आपकी यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, हायरार्की हाँ, यही तो है। वो आपको अपनी हायरार्की फिर ऐसे ही डिफाइन करनी है अपने जी। कोर ऑर्गेनाइजेशन टाइप में। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ना ये बल्क शीट यूज कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में डेटा इंपोर्ट करना है तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो ये जो ए ई वाला जो है, ये कॉलम ए ई, यहाँ तक सारी मैंडेटरी हो जाता है अगर एफिलेटेड यस रहता है। अब अगर आप कॉलेज की डिटेल ऐड करें तो ये ए एफ ए ई तक आपको सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी बल्क शीट में। देन यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाता है। डेजिग्नेशन में आपका नन ही आएगा वैसे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं बट ये नन ही आएगा। देन यहाँ पे कैंपस आ जाता है, कंट्री स्टेट वही आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। देन हमने यहाँ पे कॉलेजेस की डिटेल्स दी है, प्रिंसिपल की डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ प्रिंसिपल और इंचार्ज, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। लास्ट में आ जाता है स्टूडेंट टाइप। तो ये भी मैंडेटरी है क्योंकि ये एकेडमिक से, ये एकेडमिक रिलेटेड वो है कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको एकेडमिक में दिक्कत आएगी। तो ये जो पूछ रहा है आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे ही जेंडर्स के लिए है या सिर्फ मैन के लिए, फॉर या फॉर वुमेन के लिए, या फिर ट्रांसजेंडर के लिए। अगर आप को एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें तीनों ही टाइप आ जाते हैं, आपके मैन भी आते हैं, वुमेन भी आते हैं, ट्रांसजेंडर भी। बट कहीं कहीं पे ये होता है कि को एजुकेशन के लिए होता है लेकिन ट्रांसजेंडर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं उस केस पे। आपको वन बाय वन यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है, अपने फैकल्टी ऐड करना है। फिर आप अपने जो डिपार्टमेंट नहीं है आपके पास, कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के फिर डिपार्टमेंट ऐड करेंगे आप। कॉलेज भी एक आपका टाइप बनेगा, ओयू बनेगा, उसके बाद आपके कॉलेज डिपार्टमेंट ऐड होंगे। तो आप इस बल्क शीट को ऐसे यूज करेंगे, पहले आप अपना फर्स्ट फैकल्टी ऐड करेंगे जो आपने मुझे बताया दो, उसके बाद अपना कॉलेजेस ऐड करेंगे, देन आप उसके कॉलेज के डिपार्टमेंट ऐड करेंगे। तो ऐसे आपकी हायरार्की बनेगी, मतलब आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में डिटेल्स ऐड करनी है। अदरवाइज अगर आप पहले अपने डिपार्टमेंट ऐड करेंगे बाद में कॉलेजेस ऐड करेंगे तो आपका पेरेंट नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पोर्टल पे बताया था कि अगर आपको वो चीज पेरेंट में चाहिए तो वो उसके लिए पहले आप उसको एज अ ओयू ऐड करेंगे सिस्टम में, उसके बाद वो आपको एज अ पेरेंट विजिबल हो जाएगा ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पे आप पूरी बल्क शीट में ऐसे डिटेल्स ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल एस करके जब आप पोर्टल पे जाएंगे जहाँ पे आपने बल्क पे क्लिक किया था, यहाँ पे ब्राउज फाइल फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। जो फाइल आपने डाउनलोड किया, सेव किया, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो है ना आपकी फाइल यहाँ पे अटैच हो जाती है। और यहाँ पे अपलोड फाइल डेटा पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने कोई डेटा नहीं किया तो मेरे को तो ऑप्शन ये आ जाएगा एरर, डेटा नॉट फाउंड का। बट आप जब आप ऐड करेंगे तो आपको सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा अगर डेटा करेक्ट होगा तो। अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर भी पता चल जाएगा कि एरर क्या है। आपको उसको अपडेट करना है और फिर से दोबारा शीट को अपलोड करनी है पोर्टल पे। तो ये बल्क वाला ऑप्शन है। आप यहाँ पे स्टेप्स भी देख सकते हैं आपको क्या क्या करना है। पहले डाउनलोड करनी है शीट को, डाउनलोड शीट करके फिर आप उस शीट में अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे। फिर जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और लास्ट में अपलोड पे क्लिक कर देंगे ताकि आपका जो डेटा है वो बल्क में इंपोर्ट हो जाए आपके पोर्टल पे। देन आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे आएंगे तो आपके पास एक्सपोर्ट का भी है। ये तो आप जब पूरे ओयूज अपने ऐड कर लेंगे उसके बाद आपको फ्यूचर में कभी रिपोर्ट क्रिएट करना है या आपको चेक करना है क्या क्या ओयू आपने ऐड कर रखे हैं तो आप इस वाले सेक्शन को यूज कर सकते हैं, इस वाले फीचर को। तो जो शीट है मेरी ये इंपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप इसको ना कॉपी कर लीजिएगा पासवर्ड, क्योंकि सिस्टम ना जनरेट करता है पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो कि आपसे पूछेगा डाउनलोडिंग के टाइम पे। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया आपने क्योंकि जिप फाइल है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहे हैं तो जो पासवर्ड मैंने कॉपी किया तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और इसको ओके कर दूंगी। इज नॉट करेक्ट, आई थिंक ये वाला एक्सपायर हो चुका है क्राउन जॉब। तो आप कोई भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और फाइल को डाउनलोड वो करना है, पासवर्ड कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा जहाँ पे वो पूछेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका बल्क अपडेट का। मतलब आपने कोई ओयू अपडेट करना है, पहले आप सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से कॉलम्स आपको अपडेट करने हैं। जैसे मेरे को ये फर्स्ट वाली कॉलम अपडेट करनी है, थर्ड वाली कॉलम अपडेट करनी है, फिफ्थ वाली ओयू अपडेट करना है, ये सारे 7 और 8 बस इतने मुझे अपडेट करने हैं, तो मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूंगी जो मुझे अपडेट करना है। यहाँ पे बल्क अपडेट में जाके बल्क अपडेट पे क्लिक करूंगी। सेलेक्ट प्रेफरेंसेस में सेलेक्टेड या ऑल फिल्टर, तो मैंने सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्टेड पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करूंगी। अब सेम हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपको पूरे स्टेप्स लिख के दिए हैं क्या 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 आपको करना है। पहले आपके पास आता है सेलेक्ट कॉलम फॉर एक्सेल प्रीव्यू, ऑप्शन है आपके पास कि आपको ये सारे कॉलम्स अपडेट करने हैं।
आप इसको डीसेलेक्ट ऑल करके सिर्फ उसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अपडेट करना है। जैसे आपको इंस्टीट्यूशन का कोड, इंस्टीट्यूशन का नेम, या आपको ट्रांसजेंडर एप्लीकेबल, स्टूडेंट टाइप, एशे कोड, ये सब आपको अपडेट करना है। तो आप उसी कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, जनरेट प्रीव्यू पे क्लिक करिए, तो आपकी जो शीट होगी वो ऐसे जनरेट होगी। देन आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट का ऑप्शन है। पहले आप डाउनलोड करेंगे शीट को और इसको ओपन कर लीजिए। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो जो डेटा आपने डाल रखा है वो डेटा ही एक्सपोर्ट होगा। आप उसी शीट को पहले अपडेट करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन। तो ये शीट है, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज सेलेक्ट की थी उस टाइम पे। तो अब जो मैं इंस्टीट्यूशन नेम, इंस्टीट्यूशन कोड, और यहाँ पे स्टूडेंट टाइप और ट्रांसजेंडर एप्लीकेबल, ये सारे मैं अपडेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे को एजुकेशन डालना, क्योंकि इसमें एडिड नहीं है। यहाँ पे को एजुकेशन डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे को एजुकेशन डाल दिया। यहाँ पे मैंने इसको नो कर दिया। यहाँ पे मैंने कोड अपडेट कर दिया एंड इसको सेव कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब दोबारा पोर्टल पे जाऊंगी जहाँ से मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगी, इस फाइल को सिलेक्ट करूंगी, ओपन एंड स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक कर दूंगी। देखिए स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक करते ही ऑल चेंजेस हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड एंड अपडेटेड। तो जो भी मैंने बल्क में चेंजेस किए हैं शीट में, वो जो है वो मेरे पोर्टल पे अपडेट हो चुके हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप उस पर्टिकुलर ओयू को सर्च कर सकते हैं और उसका जो है व्यू बटन पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं। जैसे कॉलेज का ये है, ये है, ये सारी डिटेल्स आप व्यू कर सकते हैं। ये हो गया आपका बल्क में लाइक ओयू कैसे ऐड करना है। आपके पास सिंगल ऑप्शन है, जैसे आपको सिर्फ सिंगल ओयू ऐड करना है तो आप ऐड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से क्लिक कर सकते हैं। देन आपके पास बल्क में भी है इंपोर्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट करने का भी और बल्क अपडेट भी है। देन यहाँ पे वेरीफाई ओयू फ्रॉम एशे है। ये आपका जो एशे है वो आपके शायद ऑफिशियल कोई वेबसाइट है एशे वाली, वहां से वेरीफाई करता है। तो आप इसको वेरीफाई पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाते हैं कोड, अगर आपने ऐड किए हुए हैं एशे कोड तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन जो है हमारे 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, पोस्ट एंड असाइनमेंट। तो पोस्ट एंड असाइनमेंट में यही डिफरेंस है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, तो उसको जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर पे रिक्रूट किया है, तो वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर वो उसके लिए पोस्ट है। देन कुछ एम्प्लॉयज हैं जो आई थिंक आपके टीचिंग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, बट उनको आपने एचओडी भी बना रखा है या डीन बना रखा है अपने यूनिवर्सिटी में, तो वो उनका एचओडी और डीन जो है वो उसका असाइनमेंट होता है, एडिशनल काम होता है। और जो पोस्ट होता है वो एक्चुअल पोस्ट वो होता है जिस पे उसको रिक्रूट किया जाता है, जिस पोजीशन पे उसको रिक्रूट किया है। तो हमें जितनी भी डेजिग्नेशन है, चाहे वो पोस्ट है या असाइनमेंट, वो सारी हमें ऐड करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप कल को किसी को एचओडी बना रहे हैं तो उसको हमें एडिशनल उसकी प्रोफाइल में अपडेट करना पड़ता है कि वो एक एचओडी भी है, उसका एडिशनल असाइनमेंट एक एचओडी भी है, उसने 2 3 साल तक एज एचओडी भी काम किया है। देन पोस्ट तो उसकी एक्चुअल असाइनमेंट रहेगा ही रहेगा। तो आपको डेजिग्नेशन सारी ऐड करनी है। और वो डेजिग्नेशन कैसे ऐड करनी है, ऐड डेजिग्नेशन में जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे जो भी आप डेजिग्नेशन ऐड कर रहे हैं, चाहे वो एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट है, या असिस्टेंट है, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, या आपके वाइस चांसलर है, तो वो सारी डेजिग्नेशन आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी पोस्ट के लिए एक असिस्टेंट की ऐड कर रही हूँ, असिस्टेंट यहाँ पे आई थिंक ऑलरेडी ऐड होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ यूनिक नंबर डाल रही हूँ। एम्प्लॉय कैटेगरी आ जाता है, एकेडमिक में है, एकेडमिक, अदर, नॉन टीचिंग और टीचिंग। तो जो असिस्टेंट है वो नॉन टीचिंग में ही आता है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी नॉन टीचिंग डालेंगे। अगर आप टीचिंग डेजिग्नेशन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी टीचिंग होगा। और फॉर एग्जाम्पल कोई लाइब्रेरियन है जो आपके यहाँ, लाइब्रेरियन क्योंकि नॉन टीचिंग पोजीशन होती है, बट वो पर्सन जो है वो क्लासेस भी ले रहा है किसी कॉलेज में, कोई क्लासेस ले रहा है किसी डिपार्टमेंट में, तो वो एक नॉन टीचिंग काम भी कर रहा है। उस केस में हम ये होता है कि हम उसको नॉन टीचिंग में कैटेगराइज नहीं करते, हम उसको एकेडमिक अदर में ऐड कर लेते हैं कि वो जो पर्सन है वो नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों पोजीशन पे है। देन यहाँ पे मैंने अभी असिस्टेंट के नॉन टीचिंग डाल दिया। टाइप में आप पोस्ट और असाइनमेंट डालेंगे, तो असिस्टेंट जो है पोस्ट है। अगर आप यहाँ पे एचओडी, डीन या कुछ और असाइनमेंट के लिए ऐड करें तो आप यहाँ पे टाइप जो है असाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं। ग्रुप यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो असिस्टेंट है वो कौन से ग्रुप A B C D, कौन से हायर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, वो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉन मैंडेटरी। ऑक्यूपेंसी सिंगल और मल्टीपल है। तो जैसे असिस्टेंट है वो वैसे मल्टीपल पोस्ट ही रहती है, मतलब एक से ज्यादा पोस्ट रहती है यूनिवर्सिटी में, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो
10 पोस्ट के लिए हम जैसे 10 असिस्टेंट है तो 10-12 असिस्टेंट डेजिग्नेशन हम ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ सिंगल टाइम ऐड करते हैं और यहाँ पे हम ऑक्यूपेंसी डाल देते हैं कि वो सिंगल पोस्ट है कि मल्टीपल पोस्ट है। असिस्टेंट है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर है, ये सारी मल्टीपल पोस्ट है तो हम यहाँ पे मल्टीपल डालते हैं। अगर वो सिंगल पोस्ट है जैसे वाइस चांसलर हो गया या एचआर हो गया या किसी यूनिवर्सिटी डायरेक्टर हो जाते हैं तो वो डायरेक्टर, वीसी सर, ये सब एक ही पोस्ट रहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उस केस में हम यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करते हैं। आपका स्टेटस है इनएक्टिव और एक्टिव। एक्टिव सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एक्टिव ही डेजिग्नेशन विजिबल होती है, इनएक्टिव डेजिग्नेशन विजिबल नहीं होती पोर्टल पे या किसी भी मॉड्यूल में। देन रोल्स एंड डिस्क्रिप्शन है, तो रोल्स आप यहाँ से असाइन मत करिएगा। डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड करनी है डेजिग्नेशन के ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों को छोड़ सकते हैं और इसको सेव कर दीजिएगा। जैसे आप सेव करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेजिग्नेशन सेव सक्सेसफुली। आप पोस्ट अगर चेक करना चाहते हैं कि आपने पोस्ट कौन सी डेजिग्नेशन ऐड की है, यहाँ पे चेक कर लेंगे असिस्टेंट। यहाँ पे ये है जो मैंने अभी ऐड किया था, पोस्ट नॉन टीचिंग एक्टिव और मल्टीपल। अगर आपको इसको व्यू करना व्यू भी कर सकते हैं, अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट बटन पे क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हैं डेजिग्नेशन को। अगर आपने कोई असाइनमेंट डेजिग्नेशन ऐड की है, अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन से असाइनमेंट डेजिग्नेशन आपने ऐड किए, इस वाले आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप असाइनमेंट ही दिखेंगे, देखिए आपको सारे असाइनमेंट ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट आप डेजिग्नेशन सर्च कर सकते हैं और उसको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, व्यू करना है तो व्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रैंकिंग आ जाता है। ये वैसे आप सिर्फ यहाँ पे रैंकिंग स्टेटस ऐड कर सकते देख सकते हैं, बट इसमें जो ऑप्शन होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा ये कि आप ये तभी ऐड कर पाएंगे जब आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट करेंगे, अभी तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अभी आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है। जब आप ऐड कर लेंगे उसके बाद आप इसको व्यू रैंकिंग वगैरह जो है आप इसको देख सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट्स हो गया, इसमें सिर्फ टेम्पलेट्स हमने प्रोवाइड किए हैं, जो भी हम ईमेल्स जाती है हमारे समर्थ के थ्रू एम्प्लॉयज को, चाहे वो उनका अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, कुछ भी यूजर क्रिएट हो रहा है, तो ये हमने टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बट अपडेट बटन नहीं है, सिर्फ व्यू करने का है। देन सेटिंग आ जाता है सिस्टम अपलोड और लैंडिंग पेज। इस पे आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट कुछ लिस्ट वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट नेम डालना है, अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट स्टेटस को एक्टिव कर देना है, यहाँ पे आपका जो है पब्लिश रहेगा, देन सेव कर देंगे। मतलब ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको कोई डिस्क लिस्ट डाउन अपलोड करनी है तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। एक लैंडिंग पेज हमने करके दिया है, जो कि लैंडिंग पेज जब ये एम्प्लॉयज जो है कभी लॉग इन करते हैं, ये लैंडिंग पेज वहां पे विजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको जब मैं यहाँ पे एक डेमो खोलूंगी तो आप ये देख सकते हैं, ये एक लैंडिंग पेज दिख रहा है हमारा, जिसपे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की है। यहाँ पे लॉगिन है, जब भी एम्प्लॉय यहाँ पे लॉगिन करेगा यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा और यहाँ पे लॉगिन नाउ पे क्लिक करेगा। तो ये जो लैंडिंग पेज है आप उस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर आपको एम्प्लॉयज को कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई सर्कुलर मतलब उन्हें देना है या कुछ भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप उस लैंडिंग पेज पे ऐड कर देंगे ना तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो जब भी एम्प्लॉय लॉग इन या लॉग आउट करेगा अपना सिस्टम तो उसको ये लैंडिंग पेज विजिबल होता है, जो भी आपने लिखा होगा या कोई नोटिस डाला होगा, कोई इन्फॉर्मेशन डाली होगी, वो सब उनको विजिबल हो जाएगी। उस मैम पर्पज इसको के लिए आप अपन लैंडिंग पेज। मैम जी, इसको अपन मतलब ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं चेंज वगैरह इनको, किसको सर? इसको लैंडिंग पेज को। हाँ हाँ, मैंने वही बोला आपकी साइड से ऑप्शन है। ये मैं अगर ओके हटा दूंगी, यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगी ना जो भी मुझे डालना है, जी। तो ये अपडेट ले लेता है। इस पे अपडेट पे क्लिक कर दूंगी तो ये वहां अपडेट हो जाएगा। ओके मैम ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दिया, मैंने सिर्फ डेमो यूनिवर्सिटी रखा है और अपडेट कर दिया इसको, मैं वहां पे जहाँ जाऊंगी, यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, देखिए वो सारा हट गया, जितना भी लिखा हुआ था वो हट गया, सिर्फ ये इतना पार्ट रह गया। अब मुझे दोबारा इसको अपडेट करना है, इन फ्यूचर मुझे कुछ और ऐड करना है लैंडिंग पेज में, फिर से अपडेट बटन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे फिर से कंटेंट ऐड कर दूंगी, इसको अपडेट कर देती हूँ, फिर ये अपडेट हो जाएगा वहां पे। अब फिर से लैंडिंग पेज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये फिर से आ ओके गया आपका। तो ऐसे ही आपको जो भी इंफॉर्मेशन है पुराने वाले को हटा दीजिएगा, नए वाले को अपडेट कर दीजिएगा, नई वाली इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिएगा। तो ये लैंडिंग पेज उस टाइम दिखता रहेगा जब तक एम्प्लॉय लॉग इन लॉग आउट कर रहा है, वो यहाँ पे देख सकता है। ओके उसके बाद आपके पास डाउनलोड्स ही है, लास्ट में वही डाउनलोड है जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, उसी का डाउनलोड का क्रॉन जॉब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब डाउनलोड में। ये आपका बेस मॉडल है। आपको यहाँ पे 4 चीजें करनी है सिर्फ, इंफॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन प्रोफाइल अपडेट करनी है, अपने टाइप्स ऐड करने हैं,
देन अपने OUs ऐड करने हैं, मतलब आप पहले सिर्फ टाइप बताएंगे, उसके बाद OU में आप उसको डिटेल में ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन। देन यहाँ पे डेजिग्नेशंस बतानी है, डेजिग्नेशन आपके पोस्ट ऑन असाइनमेंट सारे ऐड होने चाहिए, क्योंकि आप जब एम्प्लॉय मॉड्यूल में जाएंगे वहां पे आपको ये सारी डेजिग्नेशन और पोस्ट विजिबल होती है। अब मैं ये अभी आपको सर बेस मॉड्यूल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे एम्प्लॉय पे। ये जैसे कॉन्फ़िगरेशन, नहीं सर मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में इशू है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल है जो एम्प्लॉय, जिसमें आप एम्प्लॉय कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं यही बोल रही थी कि इससे पहले मैं ये कंफर्म कर लेती हूँ, आपको यहाँ से पूरा क्लियर है बेस मॉड्यूल में क्या क्या करना है? मैम क्लियर हो गया है, बस मैंने आपको जो बताया है ना, हायरकी हमको सेट करनी पड़ेगी, और हायरकी सेट करने हम्म। के बाद अगर कहीं कोई दिक्कत आई, वैसे तो मुझे दिमाग में क्लियर है कि पहले यूनिवर्सिटी है, फिर फैकल्टी है, फिर हमारे कॉलेजेस हैं, और उसके बाद जो है कॉलेज के हाँ, बाद तो अपनी हायरार्की के अकॉर्डिंग ही डेटा ऐड बस करना है, बस बस वो जैसे कर लेंगे जैसे मैम, कोई वैसे इशू वैसे नहीं है, कोई इशू नहीं है मैम, कर लेंगे उसको। आपका जैसे जैसे आगे चल हायरार्की सकते हैं आप। बनेगा ना वैसे वो पेरेंट बनेगा वो फिर। ठीक है ठीक है, अंजलि जी आपके नंबर जरूर शेयर कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम आपसे कॉन्टेक्ट पे बात कर लें, आप लास्ट में शेयर कर लीजिएगा हमसे। हाँ मैं अपना मतलब वैसे मैं अभी आपको मेल करूंगी तो मेरा ऑलरेडी डेफिनेटली सिग्नेचर में डेफिनेटली। होगा, अदरवाइज मैं आपको चैट बॉक्स में डाल दूंगी। जी जी ठीक है, चलो। तो अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए चले जाते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट मॉड्यूल के लिए। जी। तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय रिलेटेड मॉड्यूल्स आप एम्प्लॉय के अंदर ही आते हैं, एक तो यहाँ पे एम्प्लॉय मॉड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय मॉड्यूल विजिबल होगा। एम्प्लॉय पे विजिट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ एम्प्लॉय मॉड्यूल में आपको एम्प्लॉय का डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको डैशबोर्ड में एक्टिव एम्प्लॉय, इनएक्टिव और टोटल एडेड एम्प्लॉयज होते हैं। अभी तो आपको इनएक्टिव नहीं दिखेंगे ना एक्टिव दिखेंगे, क्योंकि अभी आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो जब आप ऐड कर लेते हैं सिस्टम में तो आपके जितने भी टोटल एडेड एम्प्लॉयज होंगे, चाहे 1000 है 2000 है, तो यहाँ पे टोटल दिखेगा, उसमें कितने एक्टिव है और कितने इनएक्टिव हो गए। जैसे इनएक्टिव में रिटायर्ड हो जाते हैं कुछ एम्प्लॉयज, कुछ रिजाइन दे देते हैं, कुछ किसी का डिसीड हो गया है, कोई लाइक ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर में इनएक्टिव नहीं करते हैं, मतलब इंटरनल ट्रांसफर है तो। देन उसके बाद कोई लियन पे है, उनको भी हम इनएक्टिव करते हैं सिस्टम में, तो वो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आप इनएक्टिव काउंट दिख जाता है आपको कि कितने सिस्टम पे इनएक्टिव है। देन ये पेंडिंग रिक्वेस्ट का काउंट है, जितनी भी रिक्वेस्ट है उसका काउंट दिखता है यहाँ पे। तो हमारे सिस्टम में एम्प्लॉय मॉड्यूल में आप पूरा एम्प्लॉय की डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं, उस डिटेल्स को जो है आप उसको व्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैनेज कर सकते हैं उनके असाइनमेंट्स को। मैनेज असाइनमेंट में उसका जो करंट असाइनमेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका एडिशनल असाइनमेंट मैनेज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल में आप उसका न्यू अपॉइंटमेंट से लेके उसका रिटायरमेंट तक आप पूरा लाइफ साइकिल मैनेज कर सकते हैं, चाहे प्रमोशन हो रहा है बीच में, चाहे रिटायरमेंट हो रहा है लास्ट में, या न्यू अपॉइंटमेंट हो रहा है किसी का, तो आप वो पूरा मैनेज कर सकते हैं। देन आपका रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि हमारे यहाँ एक वर्क फ्लो है। एम्प्लॉय जब अपनी डिटेल्स अपडेट करता है, ये एडमिन साइड से मैं दिखा रही हूँ, जब एम्प्लॉय अपनी प्रोफाइल अपडेट करता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट बनती है, मतलब डायरेक्टली उसकी प्रोफाइल में अपडेट नहीं की, उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन भर दिया उसकी प्रोफाइल में दिखने लग जाएगा। उसके लिए उसको अपने एडमिन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो उस चीज को वेरीफाई करे। जब वो एडमिन वेरीफाई करता है तब जाके उसकी प्रोफाइल में वो चीजें अपडेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा एड्रेस है, मैंने एड्रेस डिटेल डाला। अब मैंने एड्रेस डिटेल डाला, बट ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को अपना कंफर्मेशन चाहिए होता है कि ये जो एम्प्लॉय डिटेल डाल रहा है वो सही है कि नहीं है, ताकि फ्यूचर आप में उसको एड्रेस में कांटेक्ट कर पाए। आपको एड्रेस डिटेल चाहिए होगी तो आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो कांटेक्ट कर पाए। तो वो एम्प्लॉय जो है, मैंने अपनी प्रोफाइल में एड्रेस डिटेल अपडेट किया, मैं अपने एडमिन को भेजूंगी उस रिक्वेस्ट को। पोर्टल के थ्रू ही जाता है वो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जाएगी मेरे एडमिन के पास, एडमिन जो है उसको पहले वैसे वो HOD के पास जाती है, बट मैम आप कुछ बोले थे? नो नो मैम, वो कोई आया था अच्छा ऑफिस ठीक, में। ठीक है ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो वैसे HOD के पास जाते हैं, जो डिपार्टमेंट के HODs होते हैं वो HOD एक बार रिव्यू करते हैं, और उसको आगे सेंड करते हैं एडमिन को वेरिफिकेशन के लिए। फिर एडमिन जो है उसको एक बार देख के वेरीफाई कर देता है। जब वो वेरीफाई हो जाती है रिक्वेस्ट, तब जाके एम्प्लॉय की प्रोफाइल में वो सारी डिटेल्स अपडेटेड दिखती है। अदरवाइज अगर मेरी प्रोफाइल में मैंने अपडेट किया एड्रेस, एज अ एडमिन या कोई भी देखना चाहेगा तो वो नहीं दिखेंगे एड्रेस डिटेल, जब तक वो मेरे एडमिन की साइड से वेरीफाइड नहीं हो जाती। तब तो ब्लैंक दिखेगा, या मेरा पुराना वाला एड्रेस दिखेगा, नया वाला नहीं दिखेगा। नए वाले को अगर अपडेट करना है तो उसके लिए रिक्वेस्ट जाएगी एडमिन के पास, एडमिन उसको वेरीफाई करेगा, तब जाके वो जो
एड्रेस है मेरा पुराने वाले से नए वाले का अपडेट हो जाएगा, नए वाले से अपडेट हो जाएगा। अभी हमें ये काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको आगे के पता चलेंगी। अभी जो आपका मेन है, आपको HRMS कॉन्फ़िगर करना है। एम्प्लॉय ऐड करने से पहले आपको अपना HRMS कॉन्फ़िगर करना है। और HRMS कॉन्फ़िगर करने के लिए मतलब HRMS में आप अपने सैंक्शन पोजीशन डिटेल्स अपडेट करते हैं। जितनी भी पोजीशंस पोस्ट आपको सैंक्शन की गई है मिनिस्ट्री के थ्रू, वो आप यहाँ पे अपडेट करते हैं। आपको यहाँ पे OU वाइज और कैटेगरी वाइज करनी पड़ती है अपडेट। तो उसके लिए आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। ऐड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप एम्प्लॉय ऐड करेंगे, एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए हमें सैंक्शन डेजिग्नेशन और सैंक्शन पोस्ट चाहिए होती है। सैंक्शन डेजिग्नेशन पोस्ट जो है वो आपका HRMS से फेच करता है। अभी जब एम्प्लॉय ऐड करूंगी, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी कि क्यों मैंडेटरी है ये चीज। अब यहाँ पे HRMS ऐड करने के लिए पहले तो मैं आपको डैशबोर्ड दिखा दीजिए। इसका जो मेन डैशबोर्ड है वो ये है। आपके जितने भी टीचिंग पोजीशन, नॉन टीचिंग पोजीशन और एकेडमिक अदर के अंदर होगी, उसका टोटल सैंक्शन नंबर आपको दिख जाएगा। रिक्रूटेड मतलब जितने भी फील्ड पोस्ट है, अभी जितने भी एम्प्लॉयज आपने ऑलरेडी फिल कर रखे हैं उस पोजीशन पे, और वैकेंट है जितनी खाली पोस्ट है आपके पास। फिर आपका ये आ जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाइज, परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, आपका फिर आ जाता है टेम्परेरी। तो आपके जो सिस्टम पे है वो दो ही नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐड होंगे, टेम्परेरी और परमानेंट। आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं या आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं या गेस्ट एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए आपको ना पहले मास्टर में जाके, ये जो हमारा मास्टर है एम्प्लॉय में, हमने एक सेटिंग्स पार्ट दे रखा है जिसमें मास्टर और कॉन्फ़िगरेशन है। मास्टर में जाके आप अपनी साइड से इस सिर्फ इसी मेन्यूज में, इतने ही मास्टर ऑप्शंस में आप अपने साइड से ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं खुद से। फॉर एग्जांपल सोशल कैटेगरी है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे टेम्परेरी और परमानेंट मैंने बताया था। अब आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो आप वो जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है यहाँ मास्टर में जाके, एम्प्लॉयमेंट नेचर में जाके यहाँ पे ऐड करेंगे पहले। तो यहाँ पे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डाल देंगे अपना कॉन्ट्रेक्चुअल, स्टेटस में डाल देंगे एक्टिव और इसको सेव कर देंगे। तो ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अपडेट नहीं कर सकते। जैसे आपने कॉन्ट्रेक्चुअल में कुछ ए या ई एक्स्ट्रा लगा दिया या उसको स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ स्टेटस को एक्टिव और इनएक्टिव कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये जैसे ये है एडिट, इस पे अगर मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगी तो कॉन्टेक्चुअल जो है ये अनएडिटेबल फील्ड है। सिर्फ मैं स्टेटस चेंज कर सकती हूँ एक्टिव और इनएक्टिव, और उसको सेव कर दूंगी। अगर आपको नया करना है तो आप इसके ना स्टेटस को इनएक्टिव कर दीजिएगा पुराने वाले को, और फिर नया ऐड कर लीजिएगा एक, ताकि जो पुराना वाला है वो आपके सिस्टम में इनएक्टिव रहे और नया वाला आपका अपडेटेड रहे। यहाँ से आप अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐड कर सकते हैं, ये लियन भी इंगेज जो भी आपको ऐड करना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे लाइक ऐड करेंगे अपने HRMS में, वो आपको दिख जाएंगे ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका पोजीशन डिटेल का डैशबोर्ड है। जब आप पोजीशंस ऐड कर देंगे तब यहाँ पे विजिबल होगा, अदरवाइज ये आपका ब्लैंक होगा। अभी आपको पहले ऐड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप परमानेंट के लिए ऐड कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए ऐड कर रहे हैं या टेम्परेरी के लिए ऐड कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे परमानेंट ऐड कर देती हूँ। टाइप है कि आप टीचिंग पोजीशन के लिए ऐड करें, नॉन टीचिंग के लिए करें या एकेडमिक अदर के लिए। अभी मैं यहाँ पे टीचिंग के सेलेक्ट कर देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन वाइज, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वाइज ही पोजीशन ऐड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को असाइन की गई है पोजीशन, तो जैसे आपके पास 50 असाइन की है एक पोस्ट के लिए, नहीं 10 असाइन किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अब जो 10 एम्प्लॉयज है आपके पास शायद 5 डिपार्टमेंट हो, तो 5 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में 2-2 एम्प्लॉय रिक्रूट हो रखे हैं। तो आपको पहले पहले वाले डिपार्टमेंट के लिए ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के लिए 2 एम्प्लॉयज ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आप मत ऐड करिएगा क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन HRMS में नहीं देते हम। कि अगर एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मत डालिएगा इसको, क्योंकि आपको बाद में एम्प्लॉय ऐड करते टाइम दिक्कत देगा। तो वहां पे एम्प्लॉय का सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन तो आप एम्प्लॉय ऐड करते टाइम डाल सकते हैं, बट HRMS में मत डालिएगा। अब यहाँ पे पोजीशन में है, पोजीशन में आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज नंबर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 2 एम्प्लॉयज है, आपके वो कैटेगरी नहीं पता है कि कैटेगरी की मतलब कैटेगरी वाइज नहीं असाइन की गई है, पोजीशन सैंक्शन नहीं की गई है, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरी वाइज डालेंगे। अब एम्प्लॉय जैसे है आपके 2 एम्प्लॉयज है, एक अनरिजर्व में और एक आपका OBC में, तो आपने एक अनरिजर्व में डाल दिया और एक OBC में डाल दिया नंबर। आपका
ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एम्प्लॉय शायद फिल्ड है इसमें, तो यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ेगा, एक वैकेंट आ गया और एक ओबीसी में वैकेंट आ गया, बाकी कैटेगरी में नहीं है तो आप 0 0 डाल दीजिए। 0 डाल दिया, इसमें 0 डाल दिया, 0 डाल, इसमें 0 डाल दिया। ये सारी ना हमने अलग से कैटेगरीज ऐड कर रखी थी, सोशल कैटेगरीज। तो आप मास्टर में जाके सोशल कैटेगरी खुद से ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐड करना है वो यहाँ पे भी विजिबल होगा। अब यहाँ पे हमने इतने सारे एक्स्ट्रा ऐड कर रखे तो सब में 0 डालना मैंडेटरी है। अगर आप इसमें 0 0 नहीं डालेंगे तो ये सेव नहीं होंगे डिटेल्स, इसलिए इसको 0 0 करना मैंडेटरी है। जिसमें है आपके सैंक्शन उसी में नंबर डालिए, बाकी सब में 0 0 कर दीजिए। इसमें मैंने 0 कर दिया, इसमें 0 कर दिया। अब आपका जो टोटल है वो यहाँ पे विजिबल हो जाता है, टोटल काउंट। तो यहाँ पे 3 आ रहा है मेरा, एक फील्ड हो रही है ऑलरेडी, एक एम्प्लॉय ऑलरेडी फील्ड है और 2 वैकेंट है अभी भी मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने डेट ऑफ सैंक्शन डाल दिया, आप सैंक्शन डेट डाल सकते हैं, कोई भी रैंडम डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप सैंक्शन अलॉटमेंट नंबर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है, या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग तो डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और फिर पब्लिश कर देंगे इसको। और यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन पूछते तब पब्लिश करेगा। तो अब पब्लिश करते ही आपका जो है ये ऐड हो चुका है HRMS का पोजीशन। अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। अगर कल को आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ जाती है, इस पोजीशन के लिए आपकी कैटेगरीज में नंबर बढ़ जाते हैं, एक एम्प्लॉय और ऐड हो जाता है ऐसी कैटेगरी में, तो आप इसको ना 1 कर दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ ये चीज अपडेट होती है, ये सारी डिटेल्स अपडेट नहीं हो सकती, ये 1 टाइम होता है। अगर आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट गलत ऐड कर दिया तो आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, ये कैटेगरी अपडेट या OU डेजिग्नेशन या स्पेशलाइजेशन, ये 5 अनएडिटेबल फील्ड होती है, ये सिर्फ 1 टाइम होती है ऐड। गलत ऐड कर दिया तो आपके पास डिलीशन का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं एंट्री को, दोबारा ऐड कर सकते हैं। बट एक बार ये ऐड हो गया तो आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कर दिया, इसको SC में 1 कर दिया। यहाँ पे आपसे रीजन पूछेगा अपडेट का, तो आप यहाँ पे रीजन डाल दीजिएगा और इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 211 ये अपडेट हो चुका है। अब HRMS हमारा ऐड हो गया। ऐसे ही आप बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए डालेंगे, जो अदर 4 डिपार्टमेंट्स है, जैसे मैंने एक डिपार्टमेंट का एग्जांपल लिया, अब मुझे बाकी 4 डिपार्टमेंट के लिए भी ऐड करने पड़ेंगे, 2 पोस्ट। मुझे टोटल 10 दिखानी है, लेकिन मैं एम्प्लॉय के वाइज जाऊंगी, एम्प्लॉय के OU वाइज जाऊंगी और एम्प्लॉय के कैटेगरी वाइज नंबर ऐड करूंगी, ताकि मेरा टोटल 10 बन जाए। तो ये हो गया आपका HRMS कैसे ऐड करना है। आपके पास एक सिंक ऑप्शन है, जैसे ही आप सिंक करते हैं ना तो आपका HRMS डेटा अपडेट कर देता है ऑटोमेटिकली। सैंक्शन पोजीशन आपकी सेम रहेगी, सिर्फ रिक्रूटेड और वैकेंट पोजीशन को आपको अपडेट करता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और अगर आप इस सेक्शन क्लिक कर लेते हैं तो आप इसको अनडू मत करिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो HRMS डेटा है ना ये गलत हो जाएगा, मतलब इनमें स्मैच हो जाएगा कहीं पे। इससे ये होता है कि सैंक्शन पोजीशन तो आपका सेम रहेगा। आपने किसी एम्प्लॉय को पोर्टल पे रिटायर्ड या रिजाइन मार्क किया तो वो इनएक्टिव हो गया, उस एम्प्लॉय की पोजीशन को खाली कर देता वो, तो रिक्रूटेड तो आपका कम हो जाएगा, वैकेंट आपका बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ सिंक आपका अपडेट करता है आपका HRMS डेटा। अब आप आते हैं ऐड एम्प्लॉय पे। अब आपके पास ऐड एम्प्लॉय में भी 2 ऑप्शन है, या तो आप सिंगल एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय ऐड करना है तो आप इस वाले मेथड से जा सकते हैं। अगर आपको 10 एम्प्लॉय या 100 एम्प्लॉयज या 200 एम्प्लॉयज ऐड करने हैं, तो आप बल्क से ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। इसमें भी 2 मेथड है, क्विक और डिटेल और ब्रीफ और डिटेल। इसमें भी डिफरेंस है, क्योंकि हम क्विक में सिर्फ बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं एम्प्लॉय की, बट डिटेल में हम थोड़ा डिटेल्ड में लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी बैंक डिटेल्स वगैरह भी लेते हैं, उसकी सैलरी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, उसकी फैमिली डिटेल्स या लाइक जो उसके पर्सनल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, वो सब भी डिटेल्स लेते हैं। तो अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप ब्रीफ के साथ जाइए, अगर बल्क यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास सिंगल एम्प्लॉय ऐड करना है तो आप क्विक से जाइए। इसमें ये अब मैं क्विक बता देती हूँ, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे भरना है टाइप ऑफ एम्प्लॉय, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है या एकेडमिक अदर है। यहाँ पे मैंने टीचिंग सेलेक्ट कर दिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मैंने परमानेंट डाल दिया। अपॉइंटमेंट कैटेगरी मैंने यहाँ पे अनरिजर्व डाल दिया। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एम्प्लॉय का डालना चाहते तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको नॉन मैंडेटरी है। सैंक्शन OU, सैंक्शन डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और पोस्ट, ये चारों में आपका OU डेजिग्नेशन ही आएगा, लेकिन आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि भरना क्या है। इसमें ये डिफरेंस है, जो सैंक्शन OU सैंक्शन डेजिग्नेशन होता है, जब एम्प्लॉय रिक्रूट होता है इंस्टीट्यूट में, उस टाइम पे जो आप OU और डेजिग्नेशन असाइन करते हैं। अभी एक एम्प्लॉय है, वो डिपार्टमेंट
नहीं, जब आप जो एम्प्लॉय था रिक्रूट हुआ था तब आपने उसको यूनिवर्सिटी में रखा था, किसी डिपार्टमेंट में नहीं ऐड किया था, मतलब डिपार्टमेंट में नहीं भेजा था, उसको ट्रांसफर किया था, तब वो सिर्फ यूनिवर्सिटी पे थे। तब आप यहाँ पे आप सैंक्शन हुई जो है वो आपका यूनिवर्सिटी रहेगा। डेजिग्नेशन है, जैसा अभी वो उस टाइम पे असिस्टेंट पोस्ट पे थे तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सेलेक्ट करेंगे। अब उनका प्रमोशन हो गया तो यहाँ पे जो करंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और पोस्ट है ये करंट उठाता है, करंट ओयू डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे जो करंट ओयू है अभी, जैसे किसी डिपार्टमेंट में उनको ट्रांसफर कर दिया तो वो वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट में उनका करंट असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे। कि जैसे अभी वो असिस्टेंट थे पहले उस टाइम पे, अब एसोसिएट हो गए तो यहाँ पे एसोसिएट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सैंक्शन ओयू में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डाल देती हूँ क्योंकि मैंने अभी एचआरएमएस बनाया था उसका। यहाँ पे सैंक्शन डेजिग्नेशन देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है क्योंकि मैंने एचआरएमएस में ऐड किया था। अगर मैं इसको एचआरएमएस में ऐड नहीं करती, अगर मैं इसको ये साइंस सेलेक्ट कर लेती हूँ, देखिए अगर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस सेलेक्ट किया तो सैंक्शन डेजिग्नेशन कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा सेलेक्ट करने का, क्योंकि मैंने बायो साइंस के लिए एचआरएमएस में कोई पोजीशन क्रिएट ही नहीं की है। जैसे ही मैं क्रिएट कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली सैंक्शन डेजिग्नेशन आने लग जाएगा। अब मैं सेम इसको दोबारा अपडेट करती हूँ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर आने लगे, तो ही सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप बाद में ये क्वेश्चन आएगा आपकी साइड से कि सैंक्शन डेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। सैंक्शन डेजिग्नेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एचआरएमएस में पोजीशन ऐड नहीं किया है। तो आपको पहले पोजीशन ऐड करनी है, उसमें आपके पास वैकेंट पोजीशन होनी चाहिए। पोजीशन आपने ऐड की है बट वैकेंट नहीं होगा तब भी नहीं आएगा यहाँ पे सैंक्शन डेजिग्नेशन। तो एक वैकेंट होनी चाहिए जिस कैटेगरी के लिए आप ऐड कर रहे हैं एम्प्लॉय को। अब यहाँ पे मैं ओयू में इसकी करंट वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ, जो करंट असाइनमेंट है उसका, करंट ओयू। जैसे अब वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में है, पहले केमिस्ट्री में थे जब वो आए थे, अब वो कॉमर्स में है। असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अब वो एसोसिएट प्रोफेसर है, तो मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर सेलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे कोड डाल देती हूँ एम्प्लॉय के लिए, कुछ भी आप रैंडम, आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय कोड है या एम्प्लॉय आईडीज आपने दी हैं वो कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीटी डाल दिया है, मतलब टीचिंग एम्प्लॉय के लिए। सैनिटरी रैंक डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल रहेगा। इज दिस एम्प्लॉय टीचर, ये टीचिंग एम्प्लॉय तो मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, नॉन टीचिंग है तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सैल्यूटेशन, देन फर्स्ट नेम डालिएगा एम्प्लॉय का, सर नेम डाल सकते हैं यहाँ पे, देन जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर मेल, यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। देन ग्रुप वगैरह पेमेंट स्कीम अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पेमेंट स्कीम के लिए तो आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इसको छोड़ दीजिएगा आप। इसको आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू एम्प्लॉय हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो उस एम्प्लॉय के पास मेल भी चले जाती है कि उसका जो है यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है समर, आपके समर पोर्टल पे। ये डन करेंगे तो उसके पास मेल पहुंच जाती है। अब ये हो गया, आपने एम्प्लॉय ऐड करा है। अब डिटेल में कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे सेम इंफॉर्मेशन आपसे पहले पूछेगा, उसके बाद आपको जो भरना है एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सुपरएनुएशन, क्वालिफिकेशन, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी, देन ब्लड ग्रुप, सोशल कैटेगरी, अपॉइंटेड कैटेगरी, nationality, marital status, mobile number, office email ID, father name, mother name, this railway station near its railway station, airport, passport, about the employee, then उसकी salary information, उसके बैंक information also you can add it, professional scholar profile links, देन एम्प्लॉय स्टेटस रीजन, और सेव कर देंगे। ये आपके पास मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी। ये स्कॉलर प्रोफाइलिंग्स आप मास्टर में जाके ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं मास्टर में जाके। देन यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपका एम्प्लॉय जो है ऐड हो जाएगा। इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप क्विक से जा सकते हैं, डिटेल में इन्फॉर्मेशन तो आप डिटेल से जा सकते हैं। अब बल्क के लिए आपको ब्रीफ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, पहले डाउनलोड करना है एक्सेल शीट को। तो जो भी हमने जहां जहां पे डाउनलोड मतलब बल्क ऑप्शन दिया है वहां पे हमने शीट भी प्रोवाइड की होगी कि आपको किस कौन सी शीट यूज करनी है और उसमें कैसे डेटा इंपोर्ट करना है। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको मैं ओपन कर लूंगी। अब देखिए ये शीट मैंने डाउनलोड कर लिया है। इस शीट में आप सेम वही इंफॉर्मेशन डालेंगे जो आपने पोर्टल पे डालनी है, जैसे एम्प्लॉय कोड, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, सरनेम जो है इसमें नॉन मैंडेटरी है क्योंकि ग्रीन वाले जो कॉलम्स है वो नॉन मैंडेटरी है, रेड वाले सारे मैंडेटरी है। जेंडर डाल देंगे, अपॉइंटमेंट कैटेगरी डाल देंगे, देन ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, सैंक्शन हो सैंक्शन डेजिग्नेशन डाल देंगे, और यहाँ पे सैनिटरी रैंक जो है ये नॉन मैंडेटरी है। जैसे आप इंफॉर्मेशन ऐड कर लेंगे इसको एक बार कंट्रोल एस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इस शीट में सिर्फ 1000 एम्प्लॉयज ऐड कर सकते हैं एक टाइम पे। तो आप
पहले अपने परमानेंट एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हो तो परमानेंट कर लीजिएगा, या टेम्परेरी करना चाहते हो टेम्परेरी करिए, ये दोनों करना चाहते हो दोनों भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करी, यहाँ पे सब ऐड कर लिया डिटेल्स, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा ब्राउज पे, सेलेक्ट करिएगा उस फाइल को, अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम आपको वही प्रोसेस करना है, हर जगह आपको पहले एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको शीट में डेटा सेव करना है, शीट में डेटा सेव करना है, और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है उस फाइल को, और यहाँ पे लास्ट में अपलोड कर देंगे शीट। अब यहाँ पे आपका डिटेल में भी है, डिटेल में आप आई पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको सिंगल एम्प्लॉय के टाइम पे दिखाया था सेम वही कॉलम इस बल्क शीट में भी अवेलेबल है, आपको उसको डाउन ओपन करना है। ये एम्प्लॉय सर ऐड करने से पहले आप अपने एचआरएमएस कॉन्फ़िगर कर लीजिए सारे पोजीशन के लिए, नहीं तो वो आपको एरर देता रहेगा कि आपने एचआरएमएस कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए जो ये बल्क शीट बाद में ऐड करना है, क्या नाम, पहले एचआरएमएस करना है पहले तो कॉन्फ़िगर, उसके हाँ बाद करेंगे ऐड। हाँ जी। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि हाँ एचआरएमएस नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं ठीक है आता, वो मैम। सैंक्शन हाँ, ओयू पोस्ट की वजह से, पोस्ट की वो वजह से, हाँ, आपको ठीक है। बल्क में भी सेम एरर दिखाएगा। अगर आप बल्क में भी बिना कॉन्फ़िगर करे पहले बल्क शीट अपलोड कर देंगे तो भी एरर दिखाएगा एचआरएमएस का। अभी इस मैंने बल्क शीट डाउनलोड की है, सेम वही ऑप्शन अवेलेबल, वही कॉलम और वही फील्ड्स अवेलेबल है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सुपर एनुएशन। अगर आपके पास इस पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप इस डिटेल वाले से भी जा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप क्विक वाला यूज करिएगा, ब्रीफ वाला यूज कर सकते हैं शीट। अब यहाँ पे आप इतनी सारी डिटेल्स ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें सेव करेंगे और फिर से पोर्टल पे जाके इसको अपलोड कर देंगे सेलेक्ट करके। तो इससे आप दोनों एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। सिंगल अगर आप सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वन बाय वन करने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी आपको कम से कम 100 से ऊपर ही एम्प्लॉय ऐड करने होंगे सिस्टम में। अगर एक या दो एम्प्लॉय होंगे फ्यूचर में, अगर नए एम्प्लॉय रिक्रूट होते हैं एक या दो, तो आप सिंगल से जा सकते हैं। अगर अभी ज्यादा एम्प्लॉय ऐड करने हैं तो आप बल्क से जाइएगा। बाकी अभी तो मैम पेंशनर के लिए जैसे भी है। अभी तो मैम जैसे पूरी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय को करने हैं तो अभी तो बल्क से ही जाएंगे। हाँ, अभी तो आपको सारी यूनिवर्सिटी करनी है, क्योंकि बीच बीच में आप मतलब एक बार कर देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो बाद में आप कोई मॉड्यूल यूज करने जाएंगे वहां पे आपसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल लीव मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, लीव मॉड्यूल में यही अराउंड होता है 80 कि एम्प्लॉइज है हमारे यहाँ, 80 टू 90 एम्प्लॉइज है, तो ज्यादा अच्छा दिक्कत 80 नहीं है टू अभी 90, फिलहाल। हाँ, हाँ 80 टू 90 है तो कोई दिक्कत नहीं, बट सारे एम्प्लॉयज 90 होने एम्प्लॉइज। चाहिए एट जी सिस्टम जी पे, जी, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। आपके कॉन्ट्रेक्चुअली क्यों ना हो, क्योंकि सबकी सैलरी भी बनेगी, सबकी जो सैलरी जो हमारा पेरोल मॉड्यूल है उससे आप सैलरी भी जनरेट कर सकते हैं जी जी, सबकी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उस बनाना है टाइम मैम पे। सैलरी का। हाँ, उस टाइम पे तो सारे एम्प्लॉयज आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, बिना उसके आपकी फिर सैलरी जनरेट नहीं होगी उन एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा पेरोल हमारा लीव मॉड्यूल भी है, लीव मॉड्यूल में भी ये होता है कि हर एम्प्लॉय को लीव अप्लाई करनी पड़ती है। अब वो कोई छुट्टी पे जा रहा है तो पहले सिस्टम पे अपडेट करेगा कि वो लीव पर जा रहे हैं, ताकि आगे जो उसकी अथॉरिटीज हैं, रिकमेंडिंग है, सैंक्शन है, या जो उसके सीनियर्स हैं उनको पता रहे कि एम्प्लॉय जो है वो लीव पर जा रहा है। अब उसके अगर आप एम्प्लॉय में ऐड ही नहीं करेंगे तो उसका अकाउंट भी क्रिएट नहीं होगा, यूजर अकाउंट एम्प्लॉय वाला जिससे वो लीव अप्लाई करेगा, वो अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए एम्प्लॉय ऐड करना मैंडेटरी है, सारे ही हो, ताकि वो अपनी चीजें जो है अपनी प्रोफाइल से कर पाए, लीव अप्लाई वगैरह, या कुछ भी आगे कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर पाए। अब आ जाता है हमारा मैनेज एम्प्लॉय। मैनेज एम्प्लॉय में जाके आप सारी एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं। आपको ओयू वाइज एम्प्लॉय की चेक करने, जैसे मैंने 10 डिपार्टमेंट बनाए हैं और 10 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट 10-10 एम्प्लॉय हैं, तो मुझे 10 एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वाइज। ये एक डिपार्टमेंट हमने एक ओयू ऐड कर रखा है, उसमें 9 एम्प्लॉयज है एडेड। एक हमने ये एक ओयू ऐड करा है, इसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय है। ये हमने एक ओयू ऐड किया है, इसमें 28 एम्प्लॉयज है। तो सिर्फ उन एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो आप यहाँ पे ये ओयू वाइज से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनेज एम्प्लॉय में ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वाइज में। यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको उन 28 एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। सेम अगर आपको सारे एम्प्लॉयज की चेक करने जितने भी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ ऑल एम्प्लॉयज में जाएंगे, आपको यहाँ पे चाहे आपके 80 है 90 एम्प्लॉयज, सारे 80-90 एम्प्लॉयज की डिटेल यहाँ पे आपको विजिबल हो जाती है। यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उनकी पर्सनल डिटेल्स भी व्यू कर सकते हैं, ये बायोग्राफिकल डिटेल्स में उनकी पर्सनल डिटेल आ जाती है।
यहाँ पे आपकी इनके कांटेक्ट डिटेल आ जाते हैं, मोबाइल नंबर, पर्सनली आपको अगर कांटेक्ट करना है उस पर्सन को तो आप यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं उसकी डिटेल। एड फैमिली डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके डिपेंडेंट मेंबर्स कौन है, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन आप करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो अपना ऐड कर सकते हैं। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऐड की होंगी, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे एम्प्लॉय अपनी प्रोफाइल में अपडेट करते हैं। ये तो एडमिन प्रोफाइल है। एम्प्लॉय का खुद का पर्सनल प्रोफाइल भी बनेगा एम्प्लॉय यूजर अकाउंट करके, उस यूजर अकाउंट से वो अपनी जो ये डिटेल्स है वो सारी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल आ जाता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन आ जाता है जहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल होते हैं, जैसे आईडी प्रूफ, सिग्नेचर। कोई आप एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑप्शन डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं एम्प्लॉय से, तो आप ना मास्टर में जाके, हमारे पास मास्टर में एक डॉक्यूमेंट ऑप्शन करके ये है, ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन, इस पे आप जब जाएंगे यहाँ पे आप अपना ऐड कर सकते हैं। कोई 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th क्लास सर्टिफिकेट चाहिए, या किसी चीज का फॉर्म वगैरह कुछ है जो आपको डालना है, वोटर आईडी है, उसकी फोटो चाहिए, तो आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, उसको एज अ डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, नेम, फाइल टाइप, साइज क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस को एक्टिव रखेंगे और सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में दिखने लग जाता है एम्प्लॉयज को। अब आपका सर्विस आ जाता है, सर्विस में है, ये सर्विस बुक है एम्प्लॉय की। यहाँ पे आप एम्प्लॉय की मैनेज असाइनमेंट, मतलब जो उसका करंट असाइनमेंट है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, एडिशनल भी मैनेज कर सकते हैं, उसका लाइफ साइकिल भी मैनेज कर सकते हैं। अब आपने अपलोडिंग के टाइम पे आपने गलती से किसी को गलत सैंक्शन पोजीशन दे दिया, अब आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि सैंक्शन पोजीशन कैसे अपडेट करनी है। आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, इस अपडेट सैंक्शन पोजीशन पे, सर्विस पे जाना है आपको, इस सर्विस टैब पे क्लिक करना है, अपडेट सैंक्शन पोजीशन पे जाना है। यहाँ से आप किसी का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, टीचिंग से नॉन टीचिंग करना है या एकेडमिक अदर करना है, किसी का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज करना है कि वो टेम्परेरी थे अब वो परमानेंट हो गए हैं, अपॉइंटमेंट कैटेगरी चेंज करना है, या सैंक्शन ओयू डेजिग्नेशन चेंज करना है। अगर आप किसी का सैंक्शन डेजिग्नेशन और ओयू चेंज करते हैं, उसके लिए भी आपका HRMS कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं आ रही है क्योंकि मेरी सारी पोजीशन फिल्ड हो चुकी है। एक एम्प्लॉय मैंने ऐड कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। अब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डाल दूँ, यहाँ पे अभी आ रहा है मेरे पास क्योंकि इस पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं यहाँ पे सैंक्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ, उसको सेव कर दूंगी। यहाँ से जैसे मैं सेव करूंगी तो इस एम्प्लॉय का जो सैंक्शन OU है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डाला था, अभी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हो गए। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए मैंने इसको सेव कर दिया, इसका OU चेंज कर दिया, सैंक्शन OU। अब यहाँ पे अपडेट बटन है, अगर आपको किसी एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सुपर एनुएशन डेट चेंज करना है, यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सुपर एनुएशन ये चेंज कर लेंगे, कुछ सैलरी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको अपडेट करनी पड़ेगी और यहाँ पे सेव कर देंगे, तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये मैनेज असाइनमेंट और मैनेज लाइफ साइकिल है। तो जैसे मैंने बताया था कि आप एम्प्लॉय का करंट असाइनमेंट मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपने अपलोडिंग के टाइम पे किसी का करंट असाइनमेंट गलत कर दिया, वो सैंक्शन था जो मैंने ऊपर बताया, ये है करंट असाइनमेंट, किसी का करंट असाइनमेंट गलत कर दिया वो चेंज करना है, OU डेजिग्नेशन। यहाँ पे आप रीजन में असाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, OU गलत डाला तो यहाँ पे करेक्ट OU सेलेक्ट करिएगा, पोस्ट गलत डालिए तो यहाँ पे सही डेजिग्नेशन आपको सेलेक्ट करनी है, पोस्ट। सेम आपको नोटिफिकेशन नंबर, डेट वगैरह आपको ऐड करने हैं। देन उनके रिपोर्टिंग OU डेजिग्नेशन है तो आप बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इफेक्टिव डे, इफेक्टिव टाइम की कब से ये चेंज हो रहा है, डेट डालनी है। स्टेटस आपको एक्टिव रखना है, अगर आप एडिशनल असाइनमेंट या असाइनमेंट रखते हैं इसको स्टेटस एक्टिव रखिए हमेशा, और यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो इसका जो ये वाला चेंज है, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, ये चेंज हो जाएगा करंट वाला। सैंक्शन OU सैंक्शन डेजिग्नेशन यहाँ से चेंज होगा, और करंट करंट असाइनमेंट मैनेज असाइनमेंट से चेंज होगा, एड असाइनमेंट से। फिर सेम मैंने बताया था, कोई एम्प्लॉय एडिशनल असाइनमेंट असाइन किया गया एज HOD और डीन, तो उसका आप प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं एज एडिशनल असाइनमेंट। यहाँ पे एडिशनल असाइनमेंट में डालेंगे, यहाँ पे OU डालेंगे और उसको कौन सा असाइनमेंट दिया गया है, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डाल दीजिएगा ऐसा। ये इसके बाद असाइनमेंट है, मतलब उसको HOD बनाया गया है इस एम्प्लॉय का, ये है अभी एसोसिएट प्रोफेसर, बट इसको एक इस डिपार्टमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब जिस डिपार्टमेंट के हैं। मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लग दिया है, तो ये डिपार्टमेंट के ये HOD बन चुके हैं, इसको इनको HOD असाइन किया है। तो ये जो असाइनमेंट आप एडिशनल असाइनमेंट ऐड कर रहे हैं ना, ये इसकी प्रोफाइल में भी दिखता है, उसकी सर्विस बुक में, कि उसने
ऐसा एचओडी 3-4 साल तक ऐसा एचओडी भी उसको एडिशनल असाइनमेंट असाइन किया गया था। तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं असाइनमेंट को। यहाँ पे आपके पास स्पेशलाइजेशन, किसी का सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको अपडेट करना है तो वो ऑप्शन भी है यहाँ पे, रिक्वेस्ट फॉर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे हम ब्लैक करेंगे सर्विस में, तो यहाँ पे आपको एक मैनेज लाइफ साइकिल भी दिखता है, अपडेट एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। इवेंट टाइप यहाँ पे मल्टीपल है, रीएंगेज है, प्रमोशन, अपॉइंटमेंटेड है, सेपरेशन है। रीएंगेज तो आई थिंक आपके यूज में नहीं होगा, क्योंकि ये इस पर्पस के लिए कि अगर हमने गलती से किसी एम्प्लॉय को रिलीव कर दिया है और मुझे उसको दोबारा एक्टिव करना है तो मैं रीएंगेज ऑप्शन से करूंगी, मुझे उसको दोबारा रीज्वाइन करवाना पड़ेगा। प्रमोशन, किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हो रहे हैं कैश के थ्रू, तो ये आप प्रमोशन सेलेक्ट कर सकते हैं इवेंट टाइप। यहाँ पे आपको उसकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। देन अपॉइंटमेंट हो गया, न्यू अपॉइंटेड हो रहा है इंस्टीट्यूशन में, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू न्यू अपॉइंट हुआ है तो आप इसको न्यू अपॉइंटमेंट में ऐड करेंगे, सॉरी अपॉइंटमेंट में। सेपरेशन में आपके मल्टीपल ऑप्शन है, या तो वो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है, डिप्यूटेशन है, लियन पे है, रिलीविंग हो रहा है, किया गया है, रिजाइन दिया है उसने, सस्पेंशन है, या सस्पेंशन टेम्परेरी भी है तो सस्पेंशन से करेंगे, परमानेंट है तो परमानेंट, डिसीड है, मेडिकली अनफिट है, ये ट्रांसफर हुआ है उसका वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। तो आपके पास यहाँ पे सेपरेशन में ऑप्शन रहेंगे। जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उस एम्प्लॉय की बस आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स ऐड करनी है और इसको सेव कर देना है। तो ये आपका लाइफ साइकिल अपडेट कर लेंगे यहाँ से सर्विस बुक से। फिर आप एम्प्लॉय के सार जो है, टीचिंग एम्प्लॉय ने अगर अपने टीचिंग एक्सपीरियंस ऐड करे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन साइड से। देन रिसर्च है, नॉलेज है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, टाइम टेबल, हिस्ट्री, और एक एडिशनल फॉर्म करके भी है। ये आपका लेटर पार्ट है, अभी तो आपको पहले ऐड ही करना है सिस्टम में, उसके बाद ही एम्प्लॉयज जो है अपने ऐड कर पाएंगे इन डिटेल्स को। देन आपके पास मैनेज असाइनमेंट और मैनेज लाइफ साइकिल यहाँ से भी ऑप्शन है, एक शॉर्टकट ऑप्शन यहाँ से भी है लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, और एक ऑप्शन यहाँ से भी है कि आप किसी की सर्विस बुक में जाके मैनेज असाइनमेंट की लाइफ साइकिल अपडेट करें। देन आपका रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है, जैसे मैंने बताया था कि एम्प्लॉय अगर कोई डिटेल्स अपडेट कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट जाती है, ये ड्राफ्ट में अभी, ये ड्राफ्ट में मतलब कि एम्प्लॉयज जो है अभी इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं, ड्राफ्ट एडमिन को नहीं छेड़ना है, क्योंकि एम्प्लॉय हो सकता है अभी अपडेट कर रहा हो और अगर एडमिन साइड से उस रिक्वेस्ट सबमिट हो गई तो एम्प्लॉय भी उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी और वो आगे पहुंच चुकी है। तो ड्राफ्ट जो है जो एम्प्लॉय कर रहा है वो खुद ही सबमिट करेगा उस चीज को, एडमिन को यहाँ पे जाना है, पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाके चेक करना है। ये अभी थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ा मुझे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक एम्प्लॉय है इस डिपार्टमेंट का, इसने अपना डॉक्यूमेंट ऐड किया है, ठीक है, ये एक दिन पहले। अब जो है पहले एचओडी है, अगर आपके एचओडी नहीं है तो पहले जो एचओडी है, क्योंकि यहाँ पे एचओडी ही देखता है, बट अगर एचओडी नहीं है तो एडमिन पहले व्यू करेगा इसको, व्यू करेगा, वो देखेगा कि एम्प्लॉय ने डॉक्यूमेंट क्या अपलोड किया, उसने सिग्नेचर अपलोड किया है। यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉरवर्ड रिक्वेस्ट का या डिनाई रिक्वेस्ट का, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो आप डिनाई कर सकते हैं इस रिक्वेस्ट को, आगे फॉरवर्ड कर देंगे नहीं तो एडमिन को। अब ये फॉरवर्ड हो चुकी है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड हो चुकी है एचओडी से, एचओडी ने इसको एक बार देख लिया, ये आपका देखिए स्टेटस चेंज हो गया, फॉरवर्ड फॉर वेरिफिकेशन। आपने पहले देखा होगा ये रिव्यू पेंडिंग दिखा रहा था ऐसे करके, रिव्यू पेंडिंग होता है एचओडी के लेवल पे और फॉरवर्ड फॉर वेरिफिकेशन होता है एडमिन लेवल पे। अब जो है इसको एडमिन जो है पहले व्यू करेगा एक बारी और इसको वेरीफाई कर देगा। जैसे ही वेरीफाई करेगा उसकी एम्प्लॉय की प्रोफाइल में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट जो है वो दिखने लग जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे व्यू वेरीफाइड रिक्वेस्ट में देख सकते हैं, ये वाली जो है मैंने अभी वेरीफाई की एंट्री। तो ये एक वर्कफ्लो है कि एम्प्लॉय अगर कुछ भी अपडेट कर रहे हैं उसकी एक रिक्वेस्ट बनती है, जिसकी रिक्वेस्ट जो है वो एडमिन और एचओडी को जाती है, एचओडी इसको सिर्फ देखता है और वो आगे फॉरवर्ड करता है, और जो एडमिन है उसको वेरीफाई करता है। आपके पास मल्टीपल वो रहते हैं, बाय डिफॉल्ट रोल्स रहते हैं, जैसे कि ये फॉरवर्ड का है, वेरीफाई का है, डिनाई का है, डिलीट का है, डिनाई डिलीट का है। आप डिलीट की किसी ने रिक्वेस्ट किया तो डिलीट भी कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट को, अगर किसी ने डिलीट किया आप उसको डिनाई करना चाहते हो उस डिलीशन रिक्वेस्ट को तो डिनाई डिलीट का ऑप्शन है। डिनाई है तो मतलब आप डिनाई कर रहे हैं, मतलब रिवर्ट कर रहे हैं कि आप दोबारा इसको ठीक करिए। वेरीफाई मतलब वेरीफाई ही होता है, और फॉरवर्ड मतलब आगे फॉरवर्ड किया रिक्वेस्ट को। देन आपका मास्टर है जिसमें आप एडिशनल इन्फॉर्म मतलब ऐड कर सकते हैं ऑप्शन, जैसे ट्रैवल रीजन, पर्पस, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, लाइफ साइकिल, प्रमोशन स्कीम, एडिशनल पैरामीटर, ये आप सब एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ये कैटेगरीज ऐड करना, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डॉक्यूमेंट, एक्शंस। कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारा काफी कुछ है, बट ये अभी हमारा बाद में है क्योंकि अभी आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये सारा आप बाद में मैनेज करेंगे जब एम्प्लॉय ऐड हो जाते हैं। प्रोफाइल स्टेटस स्टैटिक्स है,
जहाँ पे हम एम्प्लॉय की स्टेटस चेक कर सकते हैं उसने कितना प्रोफाइल कंप्लीट किया है। और एक हमारा है डेटा एक्सपोर्ट का, मतलब एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन। लेट मी जस्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन भी है। एडिशनल में जब देखेंगे एक एक्सपोर्ट करके ऑप्शन भी है, जिसमें आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कस्टम एक्सपोर्ट है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड है, ग्रुप डेटा एक्सपोर्ट है, सेक्शन वाइज डेटा एक्सपोर्ट है, सेक्शन डेटा कॉलम वाइज है। इसमें आप एम्प्लॉय की डिटेल इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कस्टम एक्सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल है, जैसे एम्प्लॉय प्रोफाइल पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट किया, तो इसकी एक क्रॉन जॉब बन जाती है। अभी यहाँ पे ये शायद चल नहीं रहा है, कुछ सर्वर इशू है। यहाँ पे सेक्शन वाइज डेटा एक्सपोर्ट है, यहाँ पे आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई सेक्शन की डिटेल्स आपको एक्सपोर्ट करनी है तो आप वो पर्टिकुलर सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये है। एम्प्लॉय प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे तो एम्प्लॉय की प्रोफाइल जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ना एक डाउनलोड स्टेटस दिख जाता है, जैसे ये इनिशिएटेड है, मतलब ये सिर्फ इनिशिएट हुआ है। जैसे ये यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा देता है, ये डाउनलोड कंप्लीटेड दिखा दे, तो आप इसको ओपन कर पाएंगे शीट को। यहाँ पे फाइल का जो है डाउनलोड ऑप्शन आता है, पासवर्ड जो है सिस्टम जनरेट कर लेता है। तो ये आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब अभी जब आप डेटा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास सेक्शन वाइज कॉलम भी है, सेक्शन डेटा कॉलम वाइज भी है। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको एक्सपोर्ट करनी है तो वो वाला ऑप्शन भी है। एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे और सेक्शन कौन सा एक्सपोर्ट करना है वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। देन फिल्टर के फिल्टर लगा सकते हैं, कि फिल्टर आप लगा सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय, टीचिंग नॉन टीचिंग एम्प्लॉय का आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्टिव एम्प्लॉय का या इनएक्टिव का, कौन से ओयू का होना चाहिए, पूरी प्रोफाइल चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए, फोटो सिग्नेचर के साथ चाहिए, या पूरे सेक्शन के साथ चाहिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये आप अभी एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बाद में जब आप खुद मतलब यूज टू हो जाएंगे सिस्टम के साथ तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे, मतलब क्या क्या चीजें प्रोविजन है इसमें। बाकी हम आगे इसके रिगार्डिंग और मीटिंग होगी डिटेल में, मतलब हमारे वेबिनार्स वगैरह भी होते हैं मंथली, जिसमें हम पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ये मेन जो, क्योंकि अभी आपका ये है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिर्फ यही है कि एम्प्लॉय मॉड्यूल में एचआरएमएस का आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए और आपके एम्प्लॉय ऐड होने चाहिए। बाकी सारे तो लेटर पार्ट है, जब आपके एम्प्लॉय ऐड हो जाएंगे तभी आप उनको मैनेज कर पाएंगे, तभी आप उनका मैनेज असाइनमेंट और लाइफ साइकिल अपडेट कर पाएंगे, तभी वो रिक्वेस्ट भेज पाएंगे जब उनका यूजर क्रिएट होगा। बाकी मास्टर और कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको ऑप्शन, सॉरी मास्टर है जो आप एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐड करना है या कैटेगरी ऐड करनी है, किसी का स्कॉलर प्रोफाइलिंग ऐड करना है, तो आप मास्टर में जाके ऐड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट भी आपका लास्ट ही है, जब आप एम्प्लॉय पूरा इंपोर्ट कर लेंगे, जब आपको एक्सपोर्ट करना होगा डिटेल, तो आप ये एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो बाकी हमारा फ्यूचर में और भी मीटिंग्स होती रहेंगी इस मॉड्यूल के रिगार्डिंग, जिसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट नहीं किया, इसमें भी काफी चीजें जो आपको मैं बताऊंगी इन डिटेल जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग्स होंगी इस मॉड्यूल के रिगार्डिंग। तो अभी इसमें एम्प्लॉय में आपको कोई डाउट्स हैं कि कैसे एम्प्लॉय ऐड करना है, कैसे एम्प्लॉय एचआरएमएस ऐड करना है? मैडम एक बार हम करके देखेंगे ना आपके डेमो में, उसके बाद ही हम आपको, क्योंकि अभी तो सब ठीक लग रहा है, तो एक बार हम सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, आपकी थोड़ी तो सी एक वॉइस बार कट हम हो गई थी। हाँ। आने एक्चुअली मैं कह रही हूँ कि जब हम एक बार एंट्री करेंगे ना, मतलब जो हम्म, आपका जो डेमो वाला है ना, हम कल उसको एक्सेस कर पाए, मेरे जो बच्चे हैं वो लोग कर हम्म। पाए, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अभी तो सब ठीक ही लग रहा है देखने में हाँ, तो। अभी मतलब क्योंकि मैम अभी आप तो ऐसे भी नए ऑनबोर्ड हुए हैं, तो पहले तो आपको अपना स्ट्रक्चर ही डिफाइन करना है जो कि बेस मॉड्यूल में है। जी बाकी जी एम्प्लॉय ऐड करना है, और बाद में यूजर एक सेशन होगा सेपरेट, जिसमें हम यूजर क्रिएट करवाते हैं एम्प्लॉयज के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। हर जी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती है आपके इंस्टीट्यूशन में, जी तो हर बिल्कुल बंदा कुछ ना कुछ काम करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में, बिल्कुल, उनके लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट भी बनाएंगे। जी अभी तो जो मेन है आपको सिर्फ ये है कि सिस्टम पे एम्प्लॉय को ऐड करना है, एम्प्लॉय हाँ मॉड्यूल पे। बिल्कुल बाकी चीजें तो आप बिल्कुल। फ्यूचर में ही करेंगे, ये एम्प्लॉय को मैनेज करना, उनका नहीं, इंफॉर्मेशन वो वगैरह ये सब। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट बाकी तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम्म। मैंने भी ऐप चलाया हुआ है, कई सारे पोर्टल्स को हम लोग देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी वेबसाइट भी इसी तरीके से चलती है, वेबनार वे पे राजस्थान में, तो कोई ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर
शायद मैं बोल दूंगी ममता नहीं जी कोई को, इशू वो नहीं मैम, आपको। कर लेने कुछ। परसों तो सैटरडे आएगा, आपका ऑफ होता होगा। 5 डे वीक है मैडम आपका? नहीं नहीं मैम, 6 डे वर्किंग है। ठीक है, फिर ठीक है, सैटरडे को भी हम कर सकते हैं। और तुषार, आप लोगों ने नंबर नोट कर लिए ना मैडम के और शकील जी के? नंबर है, नंबर नोट कर लिए ना? यस मैम। ठीक है, ओके। यस ठीक है, ठीक है मैम, तो फिर हम कंक्लूड करते ठीक हैं। है, आपने थैंक यू मैम। अटेंडेंस मार्क करवा दी थी? अटेंडेंस मार्क कर देना एक बार। बच्चों अटेंडेंस मार्क कर दो, चैट में नाम लिख दो अपना। यही करना है यस मैम? मैम। हाँ, इसी चैट बॉक्स में ना, ऊपर दिख रहा होगा शायद उनको। हाँ, यस इसी मैम, लिख चैट लो। बॉक्स में डाल दीजिए अपना नेम। म्यूट चैट। मेरा भी डाल देना तुषार, मैं फोन पे नहीं कर पा रही हूँ। जी मैम। यस मैम। है ना, मेरा भी लिख देना, मेरा भी लिख देना तुषार। जी मैम। बरखा गुप्ता, हाँ, डॉक्टर बरखा गुप्ता, नोडल ऑफिसर, समर्थ ई गॉव पोर्टल। ठीक है अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। नोट कर, मेरा भी डाल देना है ना कपिल? जी मैम। यस यस जी मैम, डाल रहा हूँ। डाल दीजिए प्लीज, डाल दीजिए। यस। आई थिंक डाल दिया अटेंडेंस। ठीक है, मैम ठीक है, करेंगे। थैंक यू मैम। है ना, ठीक है, मैं थोड़ा लीव thank- करती हूँ, मेरे कुछ थोड़ा हाँ, अर्जेंट काम है। थैंक यू सो कोई मच इशू नहीं मैम। है मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक ओके, यू। थैंक यू, सेम। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? हम देख लो क्या। सरपंच कट कर दूं क्या? हाँ हाँ, कर दो। कर रहा हूँ, चल। कोई बात नहीं बेटा, कॉफी तो काम वाली थी। यहाँ से 8 को पकड़ दो। हरियाणा की मूंगफली भी आ गई ना, चिल्लटुआ। ये पीछे में लाया हूँ। मलाई चॉप। नहीं पूछता है कौन। चाय चढ़ा दो मुझे, चाय। तो साथ भी आ रहे हैं क्या? साथ तो मुश्किल है, 5:15 क्या कर लेंगे और क्या? बोल। रस्ते में ये बात कॉफी की कोई टेंशन नहीं। हाँ, 5-6 तारीख तक हम के नाम आ गए। बाय। जल्दी हमें। क्या कहती पापा?
क्या कहते हैं? आपसे मिलने आ रही है मैडम, जा रही है इसलिए। आपसे मिलने आ रही है, जा रहे हैं ना इसलिए। मैडम का खुद का फोन आया मेरे को।